नमस्कार जी। आप लोगों को आवाज आ रही है? भाई, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार सर। अरे गुरुजी प्रणाम नमस्कार। सर, प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर, आवाज आ रही है सर। देखिए, ये हमने अभी नहीं की थी वो। आज प्रणाम नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, मैं आपको शुरू में हाफ एन आवर करीब करीब में बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। तो जो बात तो इसमें इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जैमिनी ज्योतिष के अंदर। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। कॉन्सेप्ट है उसमें द्वारम का। द्वारम का मतलब होता है जो भी दशा आपकी चलती है, चर दशा। चर दशा को ही द्वार माना जाता है। और वो दशा जो होती है एसेंडेंट से जितनी दूर होती है उतना अगर दशा से काउंट कर लेते हैं तो वो दशा का एक्सटीरियर और आउटर पोर्शन निकलता है, जिसे बाह्यम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट है द्वार और बाह्यम का। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है द्वार और बाह्यम का। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या पता चलता है कि जो द्वार है, जैसे आप कोई भी दशा अगर आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक हॉरोस्कोप पे दिखाता हूँ। ये आपको मेरी हॉरोस्कोप दिख रही है। जैसे मुझे मुझे इस समय जैमिनी राशि की दशा 31 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुई। तो हम इसे दशा लग्न करते हैं। जब आप इसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो द्वार है वो लगन से कितनी दूर है। द्वार लगन से 3 दूर है, उतना ही हमें द्वार से काउंट करना होता है बाह्यम के लिए। मतलब यहाँ से हमें 3 काउंट करना होगा, 1 2 3। तो अब आप इसे, जब आप द्वार को आप लग्नवत करेंगे, अब आपको इस दशा के फॉर्मेट के बारे में पता चलता है कि मतलब उसका बाह्यम में या दशा के द्वार में अगर उसके अशुभ ग्रह होता है तो दशा की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत से ही दशा अरिष्ट फल देना शुरू प्रारंभ कर देती है। और अगर उसके बाह्यम में, ये बाह्यम है उसके उसके बाह्यम में एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है राहु। तो चूंकि बाह्यम के अंदर में एक नेचुरल मैलेफिक है, तो ये एक तरह से शुभ शुभ कर्तरी, अर्ध कर्तरी हुआ। अर्ध शुभ कर्तरी या अर्ध पाप कर्तरी। तो अर्ध पाप कर्तरी का मतलब ये हो गया कि ये जो दशा है, इस दशा का जो पहला फॉर्मेट है, जैसे दशा 12 वर्ष की है तो उसके 12 वर्ष में से आधे वर्ष तो ये दशा का प्रारूप अच्छा रहेगा। और दशा के सेकंड पार्ट के बाद बाह्यम जो है इसमें सवार हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि 31 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुई दशा और 31 जुलाई 2033 तक चलेगी, 12 वर्ष की दशा। क्योंकि इसमें राशि का स्वामी राशि में बैठा है तो 12 वर्ष की दशा है और इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है। लेकिन चूंकि इसके अंदर दशा के द्वार में चूंकि एक शुभ ग्रह बैठा है तो ये दशा का फॉर्मेट बिगनिंग में अच्छा होगा। लेकिन बाह्यम में चूंकि इसका राहु है, यहाँ बैठा हुआ है, ये लगन से ये दशा जो है 3 है, तो उतना ही 3 हमने आगे इसमें काउंट करना है बाह्यम को प्राप्त करने के लिए। तो बाह्यम इसका आ गया सिंह का। सिंह का जो स्वामी है वो तो सूर्य है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेस्ड प्लैनेट है वो राहु है, जो कि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। तो इसका मतलब है कि इस दशा में 6 वर्ष की जो दशा रहेगी 2027 तक, उस दशा में तो जो परिणाम होंगे वो अच्छे ही होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे। लेकिन जो 6 वर्ष के बाद के जो परिणाम होंगे वो राहु जनित होंगे। तो राहु के जो परिणाम होते हैं
वो पॉलिटिक्स वगैरह के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। मतलब किसी तरह के सोशल वर्क के लिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए, या किसी विदेश के साथ में विदेशों से मिलकर काम करने के लिए तो अच्छे होते हैं, किंतु स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इस तरीके से हम इसे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका बाह्यम का और इसे समझा जाता है। जैसे ये है, इसमें जो आप लोगों को, एक मिनट, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये आपको दिख रहा है? ये जो हमारा जो पोर्शन छूट गया था, इसे क्या वो लिखा है, दशाश्रु द्वारम। तो दशा साइन जो अपने आप होता है वो द्वार होता है, दशा का द्वार होता है। और तस्था वित्तम बाह्यम, इतना ही हमने काउंट करना है उस द्वार को जितना उसने असेंडेंट से वो गेन कर रहा है, यानी असेंडेंट से जितना आगे वो चला हुआ है उतना ही आगे आप उसको एज मेनी साइंस आपने उसे काउंट करना है। जो साइन आपका आता है वो बाह्य आता है, एक्सटीरियर या आउटर पॉइंट। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि अगर लगन किसी का मेष लगन है और दशा उस समय उसके कर्क राशि की चल रही है, तो द्वार जो है वो कर्क राशि होगा। और चूंकि कर्क राशि असेंडेंट से 4 आगे चलती है, तो उसका मतलब वहां से 4 अगर आप आगे चलेंगे तो आपको बाह्यम का पता चलेगा। तो कर्क राशि से आप 4 आगे चलते हैं तो जो राशि आती है वो तुला राशि है, तो तुला राशि इसका बाह्यम होगी। तो इसके अंदर इसमें क्या है, तयो पापो बंध योगादि। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स, अगर नैसर्गिक अगर पापी ग्रह दोनों ही द्वार और बाह्य दोनों में अगर होते हैं तो व्यक्ति को बॉन्डेज का आभास होता है, यानी उसे बंधन का आभास होता है, उसे बीमारियों का आभास होता है, उसे तकलीफों का आभास होता है। क्योंकि डोर जो है वो साइन है जिससे कि जो द्वार का जो साइन है उससे व्यक्ति अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। इसका द्वार और बाह्य दोनों में ही अगर इवल प्लैनेट्स अगर बैठ जाएं, यानी कि नैसर्गिक पापी ग्रह बैठ जाएं, तो फिर व्यक्ति को रोगों से, विपरीत परिस्थितियों से, यानी कि डिफिकल्टीज से और प्रॉब्लम से, इन सब से जूझना पड़ता है दशा के दौरान। ये चर दशा के फल के रूप में कहा गया है। अगर यही जो मेलेफिक्स हैं जो कि द्वार और बाह्य को दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर उन पे अगर जुपिटर की अगर दृष्टि हो, यानी अगर उसमें गुरुदेव की अगर दृष्टि है, तो ईवल नहीं होगा। और अगर एक उसमें से पापी ग्रह है और दूसरा शुभ ग्रह है द्वार और बाह्य में, तो दशा जो है कभी खुशी और कभी गम वाली होगी। यानी कहने का मतलब है कभी तो दशा के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे और कभी दशा के परिणाम निकृष्ट मिलेंगे। लेकिन इसका जो एक ओवरराइटिंग फीचर है वो ये है कि अगर द्वार और बाह्य इन दोनों में से एक पर भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति के गुरुदेव की दृष्टि की वजह से उसके जीवन में ईवल्स नहीं होते, उसके जीवन में नेगेटिविटी नहीं होती है। चर दशा में जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ को देखने का एक और तरीका भी है, वो होता है कि अगर आत्मकारक है, अगर आत्मकारक की अगर दृष्टि पड़ती है या आत्मकारक वहां प्लेस्ड है चर दशा पे, या वहां पे बुद्ध गुरु की दृष्टि पड़ती है, या उस राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ती है जो राशि की दशा चल रही है। राशि का स्वामी उस राशि को देख रहा है, आत्मकारक देख रहा है, बुद्ध देख रहे हैं या गुरु देख रहे हैं, तो इस स्थिति में जो रनिंग चर दशा होती है उसको स्ट्रेंथ की दशा माना जाता है। यानी उसके अंदर जो इवेंट्स होंगे गहराइयों के साथ पॉजिटिव वे में होंगे। ये दशा महादशा और अंतरदशाओं पे देखी जाती है, और अगर इस तरह से अगर इसके परिणाम जो मिलते हैं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, अगर राशि का स्वामी राशि को देखे, या राशि पे आत्मकारक की दृष्टि हो, या राशि पे बुद्ध की अथवा गुरुदेव की दृष्टि हो,
तो ऐसे में दशा के परिणाम अच्छे होते हैं। अब ये रिकैप का पोर्शन था जो मैं आप लोगों को करा चुका हूं। जेमिनी के राजयोगास भी मैंने कल आपके रिकैप में कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पंचम भाव को बहुत ज्यादा श्रेष्ठता दी गई है। प्रथम का पंचम भाव का संबंध या उनके जो कारक होते हैं, आत्मकारक और पुत्र कारक, उनके संबंधों से बनने वाला जो राजयोग है उसे काफी सुपीरियर क्वालिटी का राजयोग माना जाता है, क्योंकि ये आपके पूर्व पुण्य का भाव है और ये बताता है कि आप जीवन के अंदर किस प्रकार से आप अच्छे कर्मों का बैलेंस लेके आए हैं, तो उनके द्वारा आपके जीवन में कैसे खुशहाली आएगी। इसमें जो है स्ट्रेंथ जो प्लैनेट्स की होती है, राशि की होती है, जो बलाबल निकालने का आप लोगों को तरीका MAK और GCD के द्वारा, यानी कि मूल त्रिकोण राशि, ए से फिर वो अंश बल, मूल त्रिकोण बल, अंश बल, और के से केंद्र बल, और उसके बाद जो है GCD से ग्रह का बल, और C से होता है चार बल, स्थिर बल, द्विस्वभाव बल, और उसके बाद D से होता है दृष्टि बल, जिसमें कि दृष्टि बल में मैंने आपको बताया था बुद्ध का, गुरु का और स्वामी का, राशि के स्वामी का बल ये सब देखा जाता है ताकि राशि के बलाबल को देखने के लिए। तो ये जो स्ट्रेंथ इस दशा की कैसी रहेगी, ये इस बातों पे निर्भर करेगी कि स्ट्रेंथ प्लैनेट्स की कैसी है और राशि की स्ट्रेंथ कैसी है। इसी में अगर ये जो ग्रह हैं ये नवमांश के अंदर में, ये अगर राजयोग बनाने वाले प्लैनेट उच्च के हों, नीच के हों, नवमांश के लगन के साथ में उनका कोई संबंध बन रहा हो, वो स्ट्रेंथ में हो, वो एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हों, बेनिफिक्स के द्वारा एस्पेक्टेड हों, तो उसमें महाराजा योग बन जाता है। महाराजा योग का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को इंटरनेशनल नेम फेम एंड स्टेटस का योग बनता है। इसी महाराजा योग की स्ट्रेंथ को देखने के लिए राजयोग फॉर्मेशन वाले जो साइन होते हैं उन साइन को अगर ओन हाउस अगर एस्पेक्ट दे रहा है अथवा बुद्ध और गुरु का एस्पेक्ट हो रहा है, तो इसको उन्होंने बुद्ध के एस्पेक्ट को उन्होंने लॉर्ड विष्णु का एस्पेक्ट माना है, गुरु के एस्पेक्ट को लॉर्ड शिवा का, और राशि के नाथ के एस्पेक्ट को आदित्य का, सूर्य ब्रह्मा का। इससे ये बहुत पावरफुल राजयोग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी स्थिति अगर ऐसी अगर नवमांश में हो, ग्रीष्कांड में हो, तो ये महाराजा राज जो योग है ये बहुत अच्छी तरह से फलित होता है। इसमें था कि अगर ये योग जो है प्रथम भाव या सप्तम भाव पे बनता है तो लेट लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल्स के बाद में निकलता है लेकिन इसमें लेट लाइफ को 30 ईयर्स माना गया है। उसके बाद आदमी का मीटियोरिक राइज होता है, यानी कि उसका बहुत तेजी से उसका राइज होता है। और यही अगर 7th हाउस पे, 9th हाउस पे, 12th हाउस पे अगर ये राजयोग बनता है, यानी कौन सा राजयोग, आत्मकारक और पुत्र कारक का, यानी कि फर्स्ट हाउस का के लॉर्ड का और पंचम हाउस के लॉर्ड का, अगर ये 7वें, 9वें और 12वें भाव में ऐसा राजयोग बनता है तो ये फॉरेन की कंट्रीज में मीटियोरिक राइज के रूप में निकलता है। लेकिन इसमें ये जो बात पहले ऋषि जेमिनी ने कह दी है वो बात यहाँ भी लागू होगी कि 7th हाउस में अगर वो बन रहा है तो वो लेट लाइफ में निकलेगा। 4 महादशा में अगर चंद्रमा और शुक्र बैठे हो साथ में, या चंद्रमा बैठा हो, शुक्र उसको एस्पेक्ट दे रहा हो, शुक्र बैठा हो, चंद्रमा एस्पेक्ट दे रहा हो महादशा अंतरदशा में, तो व्यक्ति को अच्छे बड़े वाहनों का योग बनता है और उसे लग्जूरियस लाइफ का योग बनेगा। इसमें अगर मंगल, शुक्र और केतु को जेमिनी ऋषि ने काफी रेस्पेक्ट दी है। मंगल, शुक्र और केतु अगर इसके अंदर ज्वाइन करते हो इस तरह के राजयोग में, और वो आत्मकारक को वो आत्मकारक पे एस्पेक्ट दे रहे हो प्रथम भाव में, द्वितीय में, चतुर्थ में, तो एक बहुत बड़ा राजयोग फॉर्म हो जाता है। और इस राजयोग में व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य का सबब बनता है, अच्छी वेल्थ का बनता है और हैप्पीनेस का बनता है। और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो है राजा की सर्विस में एलिफेंट के ऊपर राइड करता है, यानी कि वो सेनापति हो सकता है या महामंत्री हो सकता है, जो कि यहाँ एलिफेंट से, अब ये मॉडर्न वर्ल्ड में एलिफेंट में कोई राइड नहीं करता, तो एलिफेंट से यहाँ मतलब है बड़ी गाड़ियों में
अगर जो है प्रथम भाव या लगन का स्वामी या 7th का स्वामी और 9th के स्वामी के साथ में प्रथम यानी लगन का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अगर युति बनाते हो या एक दूसरे पे एस्पेक्ट दे रहे हो तो भी एक राजयोगा फॉर्मेशन होता है। इस राजयोगा में का अगर प्रथम और सप्तम भाव पे अगर ये राजयोगा बन रहा है यानी कि लगन भाव, सप्तम भाव और नवम भाव का, तो फिर ये थोड़ा लेट लाइफ में होता है 30 वर्ष के बाद। अगर ये राजयोगा अगर 2nd एंड 4th हाउस में अगर होता है तो ये राजयोग जो कि धन का योग है, वेल्थ का योग है, मान सम्मान का योग है, गुड हेल्थ का योग है, सिक्योर सिचुएशंस का योग है, हैप्पीनेस का योग है, ये योग जो है बचपन से ही ये लागू हो जाता है 2nd हाउस में, 4th हाउस में। इसमें जहां पे भी जिस स्थान पे भी राजयोग बनता है उस स्थान को राज्य स्थान कहा जाता है। यानी कि राज्य स्थान की जो राशि होती है वो स्वयं भी पवित्र हो जाती है और अपनी 4 दशाओं के अंदर अपने आप को प्रदर्शित करती है। यानी कि जब भी उसकी दशा आएगी और अगर राजस्थान अगर प्रथम और सप्तम भाव में है तब तो लेट लाइफ में होगा 30 वर्ष के बाद, और ये राजस्थान जो है ये द्वितीय चतुर्थ में होगा तो ये अर्ली लाइफ से लागू हो जाएगा। इसका ये राजस्थान की राशि अगर 4 महादशा में, 4 अंतर्दशा में आती है या प्रत्यंतर में आती है तो ये अच्छे फल देने वाली राशियां मानी जाती है। अब इसके बाद जो एक नियम है वो कि 4 दशा से अगर 2nd हाउस और 12th हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो इसका मतलब है जब अपने 4 दशा को लग्नवत कर लिया तो उसका मतलब व्यक्ति के बारे में, प्रथम भाव के बारे में बता रहा है, तो उसके द्वितीय और द्वादश में अगर शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो एक अच्छा राजयोग बन जाता है। और अगर इसमें राजयोगों को देखने का 2 तरीका है। एक तो होता है कि लगन से आप देखते हैं, फिर आप लगन आरूढ़ से देखते हैं, कारकांशा लगन से देखते हैं, उसके अलावा 4 दशा को लग्नवत करके देखते हैं। इसके जो ऑर्डर्स ये होते हैं कि लगन से बनने वाला जो राजयोग होता है वो तो आपके जीवन के अंदर हमेशा प्रदर्शित होता रहेगा। जो आरूढ़ लगन से जो राजयोग होता है वो हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल करता हुआ जो सोसाइटी के अंदर हमें मान सम्मान की स्थितियों को देता है और सोसाइटी हमें उस तरीके से मानती है। कारकांशा लगन हमने हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बताता है। तो कारकांशा लगन जो कि लग्न आत्मकारक की नवमांश की राशि को उदित करके D1 के चार्ट से बनता है वो कारकांशा है, और जो D9 के चार्ट से बनता है वो स्वांशा है। तो कारकांशा लगन में अगर वो होता है तो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें अच्छे फल देने में सक्षम होता है। तो यानी कहने का मतलब है वो फिर हमें बड़ा केक वॉक की तरह से फल देता है। तो इसी प्रकार से जो लग्न की जो दशा होती है उसको जब हम राशिगत करते हैं, मतलब लग्नवत करते हैं, तो वो फिर एप्लीकेबल होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द महादशा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द अंतरदशा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रत्यंतर दशा, उस समय वो लागू हो जाती है। तो उसका मतलब ये है जो इसके राजयोग हैं वो डायनेमिक हैं और वो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होते रहते हैं, लेकिन उनके ग्रेड्स थोड़े फर्क किए हैं इन्होंने, ऋषि जम्बी ने। मैं आपके पास आ रहा हूँ रत्ना जी भी। और इसी में अगर इसके द्वितीय और द्वादश में अगर पाप ग्रह बैठते हैं तो जैसे पाराशरी सिद्धांत में इसको पापकर्तरी बोलते हैं, तो ये पापकर्तरी का प्रभाव व्यक्ति को बॉन्डेज के रूप में, यानी कि उसको बंधन के रूप में दिखाई पड़ता है, और ये इम्प्रिजनमेंट या कन्फाइंड टू दी हॉस्पिटल बेड, इस तरह की चीजें का बंधन वो दे सकता है। अब इसमें गुरु और चंद्रमा से संबंधित राजयोग दिए गए हैं। गुरु और चंद्रमा जो है एक दूसरे से प्रथम और नवम भाव पे बैठे हैं, यानी कहने का मतलब है कि वो लगन के प्रथम भाव पे इनमें से एक ग्रह बैठा हो और दूसरा ग्रह नवम भाव पे बैठा हो, अथवा प्रथम भाव और सप्तम भाव पे बैठे हों और आस्पेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट्स, उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो। तो ये ऐसे में व्यक्ति या तो एक जिले का अधिकारी होता है अथवा एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का अधिकारी होता है। और इसमें इसी स्थितियों में उन्होंने बताया है, एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया है कि चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे से चतुर्थ में बैठे अथवा एकादश भाव में बैठे तब भी ये राजयोग फॉर्म हो जाता है। यानी कि गुरु एक जगह पे बैठे हैं और उससे चौथे में चंद्रमा बैठे हैं, या चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उससे चौथे में गुरु बैठे,
या गुरु जहाँ बैठे हैं उसके एकादश में चंद्रमा बैठे हैं, या चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उसके एकादश में गुरु बैठे हैं, तो भी ये राजयोग फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद 68 पॉइंट है, इन्हीं दोनों प्लैनेट्स में अगर चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हों और गुरु दसम भाव में बैठे हों और नवम का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, या नवम भाव पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होती हो, या शुभ ग्रह प्लेस्ड हो, तो ऐसी स्थिति में राजयोग बनता है। और ये राजयोग चूंकि ये इन्वॉल्विंग द 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस से संबंधित है, तो ये बिल्कुल पाराशरी के नियमों के अनुसार चल रहा है कि 9, 10, 11 भाव जो है 9 अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ और आपके भाग्य का भाव है, और धर्म का, गुरु का भाव है, दसम भाव आपके रोजगार का है, और 11th हाउस आपके गेन का है या धनार्जन का है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर चंद्रमा अगर एकादश भाव में बैठे, गुरु दसम भाव में बैठे, और 9th का लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठे, या फिर बेनिफिक प्लैनेट्स 9th हाउस में प्लेस्ड हो, तो उसमें एक बड़ा राजयोग बन जाता है। और इसी प्रकार से एक राजयोग तब बनता है, मून जुपिटर, चंद्रमा और गुरु साथ में नवम भाव में बैठे और जो नवम भाव का स्वामी है वो पंचम में बैठे या सप्तम में बैठे। इसमें क्या है, ये राजयोग किस तरह से बनता है कि इसमें 3 कंपोनेंट हैं, चंद्र, गुरु और 9th का लॉर्ड। तो आप तीनों को आपने पकड़ना है, और इनको आपने देखा है कि चंद्र, गुरु और 9th का लॉर्ड अगर पंचम, सप्तम या नवम भाव से संबंधित हो जाते हैं तब ये राजयोग फुलफिल होता है। इसमें 9th हाउस जोड़ना है, मतलब 5, 7 और नवम भाव में अगर बैठते हैं चंद्रमा, गुरु और 9th का लॉर्ड, तो ऐसे में एक राजयोग अच्छा बन जाता है। इसके बाद 70th पॉइंट है कि चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो एक अच्छा व्यक्ति को दिखाता है सप्तम भाव का जो चंद्रमा है। और इसमें तब भी एक नोबल व्यक्ति के बारे में बताता है जिस समय पे लगन भाव और सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और कोई मैलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, तो ऐसे में भी ये ग्रेटनेस प्रोड्यूस होती है। ऐसा व्यक्ति काफी कैपेबल होता है, और ग्रेटनेस एंड नोबलनेस से मतलब यहाँ है कि वो बड़ा सच्चारी हो, मतलब सच्चारी होता है, यानी सज्जन व्यक्ति होता है और जीवन में कैपेबल होता है राइज करने के लिए। अब इसमें इन्होंने बताया है कि बुध और गुरु अगर द्वितीय भाव के साथ में, लगन से द्वितीय भाव में अगर बुध और गुरु का संबंध बनता हो प्लेसमेंट अथवा एस्पेक्ट के द्वारा, तो ऐसा आदमी एक प्रिंसली स्टेट का हेड होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति सामंतवादी या राजकुमार बनता है जो कि प्रिंसली स्टेट को, तो आज के उसमें तो हम कह सकते हैं कि ये किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, इस तरह का। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस समय भी सेकेंड हाउस का जो स्वामी होता है वो उच्च का हो अथवा वो नीच का हो, और वो लगन पे बैठा हो, यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड हाउस के लॉर्ड की, यानी कि आपकी कुंडली का जो द्वितीय भाव का लॉर्ड है, यहाँ पे ये राशि चार्ट की बात हो रही है, यानी D1 चार्ट की बात हो रही है। D1 चार्ट में अगर आपका सेकेंड हाउस का स्वामी उच्च का है अथवा नीच का है और वो लगन पे अथवा सप्तम भाव पे बैठा हो, तो व्यक्ति को काफी धनाढ्य बनाता है। ऋषि जामनी के अनुसार अगर सेकंड का जो स्वामी होता है वो जिस समय लगन के भाव पे उसकी दृष्टि होती है तो श्रीमंत योग बनता है, उससे व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है, जो व्यक्ति को काफी अच्छे धन की प्राप्ति होती है। इसमें जो सेकंड का जो स्वामी है अगर वो लगन पर बैठा हो, सप्तम पे बैठा हो, उच्च का हो या नीच का हो, अपने ही हाउस का हो यानी स्वक्षेत्री हो, तो एक अच्छा धन का अर्जन होता है। और अगर जब ये इनिमिकल राशि में बैठता है यानी एनिमी साइन में बैठता है, तो व्यक्ति को कम आय के प्रबंधन बनते हैं। ऋषि जामनी ने ये भी इंडिकेट किया है कि ये भी बोला है कि जो नीच के ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को अपने कारकत्वों की तरफ
मेहनत करवाते हैं और अचीवमेंट जो है जो प्लानिटरी सिग्निफिकेशंस की जो के दायरे में अपने अचीवमेंट्स देते हैं। जैसे आपको मैंने पिछले बार एग्जांपल दिया था कि कोविड की वजह से मेड सर्वेंट्स नहीं आई थी, तो जो आपके पति हाथ में हाथ धर के घर में बैठे हुए थे, उन्हें भी सब्जी काटना आ गया या उनको भी मॉपिंग करना आ गया, उनको भी थोड़ा घर के कामों के बारे में पता चला। साथ में उनको ये भी पता चला कि घर के काम करने में पत्नी को कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तो उसका एक एप्रिसिएशन पॉइंट उनके दिमाग में आया कि ये तो बहुत बड़ा काम होता है और इसे तो हम समझते थे कि हम ऑफिस में बड़ा काम करते हैं। इसके बाद जो एक राजयोग है वो है कि चंद्र और शुक्र अगर सेकेंड हाउस से संबंधित हो, या तो वहां बैठें या वहां पे दृष्टि का संबंध रखें, अथवा अष्टम भाव से संबंधित हो, बैठें और वहां पे या दृष्टि का संबंध रखें, तो एक वेल्दी योगा बनता है, यानी धनाढ़ योग का फॉर्मेशन होता है। ऐसा व्यक्ति भी धनाढ़ होता है। आप एक बात गौर करेंगे कि जितने भी जेमिनी के राजयोगास हैं वो काफी सिंपल हैं और 2-3 बार पढ़ने से वो याद हो जाते हैं। आपको प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती। आपने जैसे देखा कि जैसे सेकंड के लॉर्ड को काफी इज्जत बख्शी गई है, उसी तरह चंद्रमा शुक्र को इज्जत दी गई है, उसी प्रकार से फिफ्थ के लॉर्ड और लगन के लॉर्ड को इज्जत दी गई है। उस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो आत्मकारक को काफी इज्जत दी गई है। इसी प्रकार से बुध और गुरु को काफी इज्जत दी गई है और राशि के स्वामी को। तो इसमें बहुत ज्यादा याद करने का आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बार 2-3 बार पढ़ने के बाद में आप समझ जाएंगे कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो राजयोग फॉर्मेशन करते हैं। ऋषि जेमिनी ने 2 डिविजनल चार्ट्स को साथ में अध्ययन करने को बोला है। एक है दृष्टिकांड चार्ट और दूसरा नवमांश। उन्होंने कहा किसी भी राजयोग के स्ट्रेंथ को समझने के लिए दृष्टिकांड में और नवमांश के चार्ट में उनकी स्ट्रेंथ को देखना आवश्यक है। अगर उनकी स्ट्रेंथ अगर दृष्टिकांड अथवा नवमांश के चार्ट में अच्छी बनती है तभी वो राजयोग फलित होगा। और ये जो चार्ट हैं ये डिग्री ऑफ लग्न से बनते हैं। तो हमारी क्लास में किसी ने पूछा था कि वो डिग्रीज का, लगन की डिग्री का क्या महत्व है। तो लगन की डिग्री और ग्रहों की डिग्री से ही दृष्टिकांड और नवमांश के चार्ट बनाए जाते हैं। तो उन्होंने जो है नवमांश के चार्ट को उन्होंने सुपीरियर माना है एज कम्पेयर टू द दृष्टिकांड चार्ट। इसमें जब भी बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं और शुभ ग्रह जिस समय आस्पेक्ट कर रहे होते हैं सेकेंड हाउस में, तो व्यक्ति जो है राजा के अधीनस्थ काम करता है। 2nd, 4th, 5th, 9th, 11th इन हाउसेस के ऊपर शुभ ग्रहों की अगर दृष्टियां होती है तो इन बातों को उन्होंने ऋषि पाराशर के ही सिद्धांतों से उठाया है। ये शुभ भाव माने जाते हैं 2nd, 4th, 5th, 9th ये त्रिकोणों के भाव हो गए। एकादश भाव हमारे फुलफिलमेंट और डिजायर का है या गेन का भाव है। अगर इन भावों से अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो या शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट हुए, शुभ ग्रह बैठे, तो उससे एक अच्छा राजयोग फॉर्म होता है। इसके बाद है कि आत्मकारक अमात्यकारक का कोई भी अगर संबंध अगर कुंडली के अंदर बनता है तो एक काफी बड़े लेवल का राजयोग फॉर्म होता है। और नवमांश के अंदर भी अगर वो योग बनेगा तो व्यक्ति को किंगली स्टेटस देता है, राजाओं की सी श्रेणी में ले आता है। आत्मकारक अगर नवमांश के लगन पर अगर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत नोबल फैमिली से, एक लब्ध प्रतिष्ठित परिवार से आता है और वो काफी कैपेबल होता है। ये नोट्स आपके पास है, आप इसे देख लीजिएगा। अब जो ग्रह लगन नेटल लगन पे दृष्टि रखता है या नवमांश के लगन पे दृष्टि रखता है और साथ में उच्च का भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक लब्ध प्रतिष्ठित परिवार को बिलोंग करता है और वो काफी कैपेबल होता है राइज करने के लिए लाइफ में। अगर ऐसा एस्पेक्टिंग प्लैनेट एग्जॉल्टेड मेलेफिक भी हो, उच्च का मेलेफिक पापी ग्रह भी हो, तो भी पापी ग्रह व्यक्ति को जीवन के अंदर अचीवमेंट्स क्रिएट करता है। उसी प्रकार के उसमें रिजल्ट्स आते हैं।
अब ये हाइटेंड डिस्टिंक्शन ऑफ प्लैनेट्स हैं, योगाकारी ग्रह की तरह से होते हैं। कर्ता जो है वो इस तरह का प्लैनेट है जो कि लगन कुंडली के साथ में, राशि कुंडली में लगन के साथ में और 7th हाउस के साथ में जिसका संबंध होता है। केवला जो प्लैनेट है वो जहां पे भी मून आपका विराजमान है, मून का जो राशि का नाथ है, जैसे पिछली बार जो है मधु जी ने पूछा था कि मून अगर सैजिटेरियस में बैठा है यानी कि धनु राशि में बैठा है तो इस केवला प्लैनेट कौन सा होगा, जो गुरु के साथ में जिसका संबंध होगा और साथ में लगन के साथ भी संबंध होगा, क्योंकि वो मून के राशि के साथ उसका संबंध और कुंडली के लगन के साथ में उसका संबंध होना चाहिए, तो वो केवला होता है। ये अच्छे राजयोग बनाने वाले प्लैनेट हैं। योगदा 1 एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसका संबंध जो है मून के राशि के साथ भी है, यानी मून जहां विराजमान है उसके डिस्पोजिटर या राशि के नाथ के साथ संबंधित है, लगन के साथ संबंधित है और साथ में चंद्रमा के साथ संबंधित है। तो योगदा 1 है, ये एक ग्रेड ऊपर चला जाता है। योगदा 2 जो है ऐसा ग्रह है जो कि लगन कुंडली में, राशि चार्ट में लगन कुंडली के साथ में, लग्ना के साथ में संबंधित होता है और नवमांश कुंडली में नवमांश की लगन के साथ संबंधित होता है। योगदा 3 एक ऐसा ग्रह है जो कि राशि चार्ट में तो लगन के साथ में संबंधित होता है, या चाहे वो लगन के साथ संबंधित हो या लगन के स्वामी के साथ संबंधित हो, और दृश्यकांड कुंडली में वो दृश्यकांड के लगन के साथ संबंधित होता है। योगदा 4 एक ऐसा प्लैनेट है जो कि राशि चार्ट के अंदर लगन से संबंधित होता है, दृश्यकांड चार्ट में दृश्यकांड लगन से संबंधित होता है और नवमांश कुंडली में नवमांश लगन से संबंधित होता है। हाँ जी, किसी ने हाथ खड़ा किया था, एक मिनट में आप लोगों को अनम्यूट कर दूं। हाँ जी, हाथ खड़ा करके आप लोग पूछ लीजिए किसी का हाथ। हाँ, रत्ना जी बोलिए। सर मैं पहला स्टार्टिंग पूछ रही हूँ कि आत्मकारक और पितृकारक जो है 1st and 5th लॉर्ड है, मतलब लॉर्ड नहीं है, आत्मकारक और पितृकारक पहले और 5वें घर से संबंधित है। तो जो उस घरों में जो बैठे हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लॉर्ड से, 5th हाउस के लॉर्ड से नहीं मतलब ना हमें। नहीं, ये दोनों ही बातें हैं। मैंने आपको जो कंपोनेंट्स बताए थे वो आपको मैंने जो 5 कंपोनेंट बताए थे उसमें था आत्मकारक, अमात्यकारक, पुत्रकारक, धाराकारक और 5th लॉर्ड। तो इसमें जो लगन का जो स्वामी है, लगन के स्वामी को काफी इज्जत बख्शी गई है राशि चार्ट में। तो इसीलिए इसका जो नियम है वो ये है कि लगन का स्वामी यानी कि प्रथम भाव का स्वामी अथवा पंचम भाव का स्वामी, 5th का स्वामी, इनका कोई संबंध बने, ये दोनों अलग अलग हो गए, इसे आप सेपरेट कंपार्टमेंट्स में डाल दीजिए। फिर उसके साथ में अगर ये स्थिति नहीं है कि लगन के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी का आपस में संबंध बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है, अगर उसका संबंध, अगर वो एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, इसके अलावा सचेत्री है, वो जो है नवमांश के लगन के साथ में संबंधित है, तो ये महाराजा धीराज योग बनेगा। अब दूसरा कंपार्टमेंट आप यहाँ क्रिएट करेंगे कि आत्मकारक जो कि आपके पहले भाव से संबंधित है और जो पुत्र कारक जो आपके 5वें भाव से संबंधित है, ये दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 राजयोग की बात होगी अलग अलग। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके लगन के स्वामी आपके आत्मकारक ना हो, दूसरी बात ये हो सकती है आपके पंचम भाव के स्वामी आपके पुत्र कारक ना हो। तो एक राजयोग तो लगन के स्वामी और पंचम के स्वामी से बन गया, क्योंकि पंचम के स्वामी को एज ए कॉम्पोनेंट लिया गया है राजयोगा फॉर्मेशन में। दूसरा, आपके आत्मकारक और पुत्रकारक का संबंध बनता हो, अगर आत्मकारक और पुत्रकारक का संबंध बनता हो तब भी वो एक राजयोगा फॉर्मेशन क्रिएट करता है, और वो महाराजा धीराज योग या वो राजा के योग में राजा के समकक्ष कब बनाएगा, जबकि वो उच्च का होगा, मूल त्रिकोण का होगा, स्वग्रही होगा या डेबिलिटेटेड होगा, लेकिन वो साथ में नवमांश के लगन से संबंधित होगा, नवमांश के अंदर बलि भी होगा, शुभ ग्रहों से दृष्टि भी होगा, तब वो जाके एक महाराजा रोज योग बना देगा। ठीक है सर,
एक और इसी से रिलेटेड है। दूसरा जो महाराजा योग हम जेमिनी में पढ़ रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं आपकी इंटरनेशनल नेम फेम एंड स्टेटस, जो वैदिक पराशरी में यही महाराजा योग बनता है, वो भी सेम मतलब इफेक्ट देगा महाराजा योग? नहीं रत्ना जी, ऐसा है कि हमारे जेमिनी में पाराशर के राजयोगास इफेक्ट नहीं देते। उसका एक कारण होता है, पाराशर के अंदर राजयोग जो बनते हैं वो राजयोग ग्रहों की विशेष दृष्टियों के द्वारा बनते हैं। उनके अंदर जैसे मंगल की 4 और 8 है, शनि की 3 और 10 है, और शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है वो सप्तम है। इसी प्रकार से जो आपके गुरु हैं उनकी दृष्टि पंचम और नवम है, विशेष दृष्टियां। लेकिन हमारे वहां वो दृष्टि नहीं है। जेमिनी के अंदर में दृष्टियां राशियों की हैं, और इसमें चर राशि स्थिर को देखती है एक्सेप्ट द एडजेसेंट, और स्थिर राशियां चर को देखती हैं। तो इसमें हम दोनों सब्जेक्ट को मिक्सअप नहीं करेंगे। उसका एक कारण है कि जब आप कॉम्पोजिट टेक्निक्स लगाएंगे किसी भी समय पे, तो कभी कभी कॉम्पोजिट टेक्निक्स अच्छे परिणाम भी देती है, तो कभी कभी खराब परिणाम भी देती है। क्योंकि पाराशरी सिद्धांतों के अनुसार एक अरिष्ट योग बन रहा है, जैसे नीच के ग्रह का अगर नीच भंग नहीं हो रहा पाराशरी में तो वह अरिष्ट योग बना देगा। लेकिन यहाँ पे जैमिनी ऋषि ने ये कहा है कि इवन जो नीच का ग्रह है वो व्यक्ति को प्रेरित करता है ग्रह के कारकत्वों के प्रति जुझारू बनाने में, उस पर काम करने में मेहनत कराता है, उसको इंक्लिनेशन देता है। जैसे किसी का बुध अगर नीच का है, ऋषि पाराशर के अनुसार अगर बुध का नीच भंग नहीं हो रहा है तो बुध उसको चाइल्डिश बना देगा। बुध उसको जो है एरर ऑफ जजमेंट का के हवाले से उसको नुकसान करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बुध अगर नीच का है तो भी बुध बहुत अच्छे फल देगा, चाहे वो फल उसको शेयर मार्केट के मिले, चाहे बिटकॉइंस के मिले, चाहे उसको फल जो है अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के मिले, मल्टीटास्किंग के मिले। तो जेमिनी का जो अपना सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे अगर आप इसको स्टिक करेंगे और इसको इवन कॉम्पोजिट में भी जब आप कल को लगाएंगे तो पहले आप जो है जेमिनी के द्वारा सारा फलित निकालते हैं, उसके बाद फिर आप उसको शट ऑफ कर देते हैं जेमिनी सिस्टम को। फिर आप पाराशरी के नियमों के अनुसार दोनों को मिक्सअप नहीं करते, फिर पाराशरी के अनुसार अपने आप नियम निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं। फिर आप देखते हैं कि कॉमन परिणाम कौन से निकल रहे हैं, तो उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर। क्योंकि इसमें नक्षत्र का कोई रोल नहीं है जेमिनी में। जेमिनी ने, जबकि पाराशरी में नक्षत्र ही उसका दिमाग है ग्रह का। उसमें ग्रह की जो अपनी पूरकता है वो उसके डिस्पोजिटर से आती है, यानी उसका डिस्पोजिटर का मतलब उसके राशि के नाथ से, वही उसी से ग्रह जो है पूरक बनता है, पूर्ण फल देने वाला बनता है। तो यहाँ राशि लॉर्ड का स्वामी का कोई ज्यादा राशि लॉर्ड का है, राशि लॉर्ड का है। मतलब आपने जो लिखवाए हैं बस वहां हाँ, राशि लॉर्ड का है, क्यों नहीं है। लेकिन राशि लॉर्ड को हर समय हम नहीं देखते। हम जिस समय रिलेशनशिप को हम देख रहे हैं तो उस समय आप राशि लॉर्ड को देख सकते हैं, क्योंकि राशि लॉर्ड के साथ भी संबंध जो होगा वो उस राशि के साथ में संबंध को बताएगा। ठीक है। यहाँ पे वो भी है, राशि परिवर्तन योग भी है जेमिनी के अंदर, तो वो भी काम करता है। हाँ जगदीश नारायण साहब, कठिन कुछ मत पूछेगा जगदीश नारायण साहब, बहुत थका हुआ हूँ। सॉरी सर, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, बता दीजिए, बस उसको आसान करके बताइए। मतलब प्रश्न भी आप पूछिए और आंसर भी आप ही दीजिए। सर प्रश्न भी मैं ही पूछ लेता हूँ और जितना मुझे आता है उत्तर भी मैं खुद ही दे दूंगा। मैं 66 पॉइंट से, ये एक मेरा छोटा सी प्रश्न था, क्या ये केवल लगन से ही संबंधित है कि लगन के दोनों तरफ, यानी पाप कर्तरी हो या शुभ कर्तरी हो, तो इसका ही कोई बेनिफिक प्लैनेट होने से राजयोग बनता है, या जिस राशि की दशा चल रही हो उसके आगे भी बेनिफिक प्लैनेट्स हो तो भी राजयोग बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें जगदीश नारायण साहब, इसके अंदर क्या है कि ऋषि जेमिनी ने इसमें जो भी बातें बोली हैं वो बातें राशि कुंडली पे भी लागू हैं, नंबर 2 आरूढ़ पे भी लागू है, भाव के आरूढ़ पे और सभी भावों के आरूढ़ पे भी लागू है। यानी कहने का मतलब है किसी के सप्तम भाव में अगर पाप कर्तरी योग बन जाए,
सप्तम के आरूढ़ में या लग्न से सप्तम भाव में, तो क्या होगा, बंधन की स्थिति पत्नी के ऊपर लागू हो जाएगी, या डे टू डे ट्रांजैक्शन पे या डे टू डे के बिजनेस पे लागू हो जाएगी। वही स्थिति अगर पंचम भाव से संबंधित होगी तो उसका मतलब संतान के साथ बंधन की स्थिति हो जाएगी। बंधन का मतलब है कि जिसे कहते हैं हैबिचुएटेड टू सम वर्क। हैबिचुएटेड का मतलब होता है जैसे स्लेव ऑफ हैबिट। स्लेव ऑफ हैबिट का मतलब है जैसे जो ग्रह अपने कारकत्वों के अनुसार देते हैं। स्लेव ऑफ हैबिट कैसे बनाते हैं, सपोज सिगरेट करेगा तो सिगरेट पिएगा तो सिगरेट का स्लेव हो जाएगा, और अगर वो जो है पूजा 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करेगा तो उसका स्लेव हो जाएगा। अगर वो अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करेगा तो स्लेव ऑफ वर्क हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट। इसी प्रकार से गुरु जैसा प्लैनेट जो शुभ ग्रह है वो भी एक तरह की बॉन्डेज क्रिएट करेगा, लेकिन वो शुभता की बॉन्डेज, वो फिर ज्ञान की पिपासा दे देगा, वो सन्यास की पिपासा दे देगा, वो जो है संतों की समागम की पिपासा देगा। अब समझे आप? बताइए, जो कर्तरी का जो मामला है, हेमिंग बिटवीन द टू। अब इसमें क्या है कि जब आप आरूढ़ करेंगे तो आरूढ़ पे भी ये नियम लागू होता है, कारकांक्षा पे भी ये नियम लागू होता है, और इसी प्रकार से ये नियम राशि कुंडली पे भी लागू होता है, मांझ कुंडली पे भी लागू होता है। ये सारे नियम जो है डिफरेंट उसमें, और भावों के सभी भावों के आरूढ़ों पे लागू होता है। जिस भाव में इस तरह का बंधन होगा अगर पाप कर्तरी का, तो उसी भाव से संबंधित आपको एक बंधन का अनुभव आपको नजर आएगा। जैसे कहने का मतलब है आपका बेटा जो है आर्मी में निकल गया और उसके उसमें पाप कर्तरी बन गया, तो क्या है, आर्मी का एक बंधन आ जाएगा उसके ऊपर। वो उसकी पोस्टिंग जो है बारामूला में हो जाएगी, JNK में हो जाएगी। तो बंधन क्या होता है, जब आपका एक सेट रूटीन हो जाता है और आप उस रूटीन से इतना समय नहीं निकाल पाते कि आप भोजन कर सकें या पत्नी से 2 मिनट बात कर सकें। ये हाँ जी, अपना हाथ नीचे कर लीजिए जगदीश नंदन साहब, क्योंकि अमूमन आप जो है ना 2 प्रश्न पूछते हैं एक के बाद एक। आज सीमा जी नहीं गुरु जी, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है लोग जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, सीमा जी बोलिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपने ये योगास बताए हैं उसमें कर्ता योगा, केवला योगा, सभी जगह एक वर्ड यूज हुआ है, प्लैनेट एसोसिएटेड विद लग्ना एंड 7th हाउस। तो ये एसोसिएशन हम कैसे देखेंगे, क्योंकि प्लैनेट्स की तो यहाँ दृष्टि हम देखते ही नहीं है, तो एसोसिएशन कैसे देखते हैं, ये नहीं समझ आ रहा सर। देखिए, इसमें क्या होता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जेमिनी के अंदर म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है। जैसे 4 राशियां अगर स्थिर को देखेंगी तो वही स्थिर राशि उस 4 राशि पे भी दृष्टि रखेगी, क्योंकि वो दृष्टि कहाँ नहीं रखती, वो एडजेसेंट पे नहीं रखती, यानी दृष्टि वो अपनी नेबरिंग राशि पे नहीं रखती। क्योंकि जेमिनी के अंदर म्यूचुअल एस्पेक्ट का है सिस्टम, तो इसका मतलब है कि एसोसिएट 2 तरह से हो सकता है। एक तो बीइंग प्लेस्ड, या तो वहां वो प्लेस हो जाए तो भी एसोसिएशन हो गया। दूसरा, उसके स्वामी के साथ में एसोसिएट हो सकता है, और तीसरा वो उस भाव विशेष पर म्यूचुअल एस्पेक्ट के द्वारा एसोसिएट हो सकता है। ये सर, लेकिन हम दृष्टि तो राशि की ही देखेंगे ना, प्लैनेट की तो नहीं देखते। प्लैनेट तो देख रहा है ना, जो राशि समझिए पूरे उसमें क्या है कि जहां पे राशि की दृष्टि होती है, तो मैंने आप लोगों के पिछले नोट्स में भी लिख के दिया था, जो ग्रह उस राशि पे बैठता है वो ग्रह भी उसी तरीके से दृष्टि डालता है जैसे कि राशि डालती है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ड्वेल साइन में किसी का बुध है और ड्वेल साइन में ही गुरु है, बुध अगर गुरु पे दृष्टि रखेगा तो गुरु भी बुध पे ड्वेल साइन में दृष्टि रखेगा। बुध अगर मिथुन का है और गुरु अगर धनु का है तो इनका दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा। इसी प्रकार से वो जो है मीन राशि में बैठे हुए ग्रह को भी देखेगा, मिथुन में बैठा हुआ बुध। इसी प्रकार से वो धनु राशि में बैठे हुए गुरु को भी देखेगा। और तीसरा कौन सा हुआ, 6 नंबर पे, मतलब कन्या राशि में अगर मंगल बैठा है तो मंगल को भी देखेगा। तो दृष्टि जो है और मंगल भी उसको देखेगा, बुध को। तो कहने का मतलब है कि जो दृष्टि संबंध होता है वो म्यूचुअल होता है, और जहां पे राशि देखती है वहां उस राशि में विराजमान ग्रह भी दृष्टि डालता है। बस एक एग्जांपल, अगर मेष लगन की कुंडली है और उसके 7th हाउस में फिर
7 नंबर राशि, ये दोनों ही चर राशियां हैं। तो अगर फर्स्ट का लॉर्ड अगर स्थिर राशि में बैठ जाएगा तो वो चर राशियों को देख रहा है, इसको मानेंगे हम सर? एक मिनट, देखिए सीमा जी, इस कुंडली में आप देखिएगा, ये मेरी कुंडली है, जैसा ये तो लगन की स्थिति है। यहाँ पे जो चंद्रमा बैठे हैं वो चंद्रमा मंगल पे, लगन के स्वामी पे दृष्टि रखेंगे, और मंगल जो है चंद्रमा पे दृष्टि रखेंगे, क्योंकि स्थिर राशि है, ये चार राशि है। इसी प्रकार से मंगल की दृष्टि सूर्य शुक्र पे होगी, और सूर्य शुक्र जो है मंगल पे दृष्टि रखेंगे। अब ये जो बुध है ये यहाँ गुरु पे और शनि पे दृष्टि रखेगा। इसी प्रकार से बुध की दृष्टि जो है वो छठे भाव पे वर्गो राशि पे पड़ेगी, वर्गो राशि की भी दृष्टि इस पे पड़ेगी। फिर मीन राशि को भी देखेगा बुध, और मीन राशि पे कोई ग्रह नहीं है तो ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनि और गुरु की दृष्टि इस पे होगी, तो गुरु अपनी राशि को देख रहा है यहाँ पे 12th हाउस में। अब क्या होता है कि जब भी कभी आप दृष्टि का संबंध देख रहे हैं और आपने दशा लग्नवत कर ली, तो यहाँ पे देखें तो दशा लग्नवत करने से बुध की दृष्टि जो है इन तीनों राशियों पे आएगी, चतुर्थ पे, सप्तम पे, दसम पे। इसी प्रकार से गुरु की जो दृष्टि होगी वो चतुर्थ पे, लगन पे और दसम भाव पे आएगी। इस प्रकार से दृष्टि संबंध बनता है। तो ये जहां पे राशियां देखती हैं वहीं पे ग्रह बैठा हुआ भी देखते हैं। अब आप बताइए कि ये बात आपको समझ में आई, और इससे कुछ फर्क आप समझना चाह रही हैं? यस सर, हाँ जी, समझ आ गया, थैंक यू सर। सर एक चीज बोलूं मैं, इसमें जो पराशर लाइट है ये 7, इसमें एक एक ग्रह को एक एक ग्रह से एस्पेक्ट दिखाया है। मतलब अगर हम मून है 3 ग्रह को देख रहे हैं तो एक साथ नहीं लिखा कि मून एस्पेक्टिंग वीनस एंड गुरु एंड वो तीसरा कोई भी प्लैनेट शुक्र। रत्ना तो जी, आप लोग सब लोग कंट्रीब्यूट करें तो हम इनको हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। मतलब है ना, सही है ना कि हमें तीनों को देना है एक साथ ही, एक एक दे रहे हैं वो लोग बैठ के। जी हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है ना कि आपको रूट्स से क्यों पढ़ाया जा रहा है, रूट्स का मतलब होता है जड़ों से क्यों पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट को, ताकि आप इसकी बैसाखी पे ना खड़े हो। किसी भी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर में देखिए करप्शन हो जाता है, और जेमिनी का बहुत बग्स है, पराशर लाइट में बहुत बग्स है। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि जेमिनी इतना आसान सब्जेक्ट है कि आपको इसके अंदर 2-3 ही कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको आपको याद करना होता है। जिसमें पहला है कि भाई लगन कुंडली आपको बनानी होती है, दूसरा आपको प्रत्येक भाव के आरूढ़ बनाने होते हैं, आरूढ़ जो है वो जोडाइकल ऑर्डर में चलते हैं, दूसरा आपको जो है कारकान कुंडली बनानी है जो बहुत आसान है। आत्मकारक की नवमांश की राशि को उद्धत किया जाता है लगन कुंडली, राशि कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में। नवमांश कुंडली में अगर उसको आप राशिगत कर रहे हैं, लग्नवत कर रहे हैं, तो वो स्वांथ्या कुंडली हो गई। और D1 चार्ट में अगर आप उसे लग्नवत करके आप प्लैनेट्स को राशिगत ही पोस्ट कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग देम, तो वो बन गई आकांक्षा कुंडली। इसी प्रकार से दशा लग्न का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। तो चूंकि ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके जितने भी राजयोग हैं वो डायनेमिक है। अर्गला भी डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों हो गई कि अगर एक तो आपकी लगन कुंडली से अर्गला आ गई जो ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद अगर अपने दशा लग्न करने के बाद भी आप अर्गला देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप चार कारकों की अर्गला भी देख सकते हैं। चार कारक को लग्नवत करके उसकी धन की, सुख की, पंचम की, अष्टम की और लाभ भाव की अर्गला आप देख सकते हैं। और उसमें विरोध अर्गला पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। विरोध अर्गला कमजोर होनी चाहिए, तभी आपको अर्गला का शुभ प्रभाव मिलेगा। तो ये डायनेमिक चार्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो गया। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ने बहुत खूबसूरत बना दिया है जेमिनी ऋषि के विषय को, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कभी कभी लगन कुंडली से आपके बहुत अच्छे राजयोग नहीं बन रहे होते हैं, लेकिन जीवन में गोल्डन पीरियड आपके जीवन में आ जाता है। वो एक विशेष दशा में आता है या अंतर दशा में आता है, जब आपके बच्चे जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी एग्जाम विशेष में, या उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो वो भी जो एक छोटा सा पीरियड आपका आया, उसमें आपको खुशियों का संचार हुआ। वो क्यों हुआ? लगन कुंडली से तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पंचम के आरूढ़ से आ रहा हो।
तो सर जब अर्गला है, हम एक बार तो पहले लगन से देखेंगे, तो मानेंगे किसको? नवमांश को भी देखेंगे, चरदशा को भी देखेंगे, फिर फाइनल मान किसका होगा? मानेंगे किसको? देखिए ऐसा है, जैसे यहाँ 44 लोग हैं, 45 लोग हैं इस क्लास में, आप मानेंगे किसको? सर सबको थोड़ा थोड़ा, मतलब जो अच्छा दे रहा है मान लें, उसको ले लें और बुरे को जाने दें। नहीं, आप सबसे ज्यादा आप गुरु जी को मानेंगे। आप समझो बात को। तो जो राशि की जो अर्गला है, वो राशि की अर्गला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लगन की। उसके बाद जो है, जो भी शॉर्ट टर्म अर्गलाज आपको दशा को लग्नवत करके मिलती है, वो भी उस पर्टिकुलर दशा के पीरियड के लिए इफेक्टिवली वर्क कर रही होती है। इसी प्रकार से अर्गला अगर आपको, या इसी प्रकार आत्मकारक अमात्य कारक का संबंध का नवमांशा में बनता है, आत्मकारक पुत्र कारक, आत्मकारक, इनका संबंध अगर आपका नवमांश चार्ट के अंदर बनता है, तो उसका मतलब है कि आप उसको मानेंगे, क्योंकि नवमांश को जो है ऋषि जैमिनी ने ऋषि पाराशर के सिद्धांतों को ही आगे प्रमोट किया है। उन्होंने देशकांड और नवमांश चार्ट को काफी महत्वपूर्ण बनाया। वेलकम। हाँ लक्ष्मी बोलिए, कैसी हैं लक्ष्मी आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको देखा तो बस शब्द नहीं है, लगा बहुत दिन हो गए हैं आपको देखा। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। कमल के फूल के साथ। मेरा क्वेश्चन है, आपकी पत्री अभी जब खुली तो सर मिथुन लग्न में मरकरी है वहां पे, ठीक है। दुस्वभाव राशियों को अगर हम चेक करते हैं तो दुस्वभाव को देखती हैं, ठीक है, दृष्टिवत करती है। तो सर आपके लगन में मरकरी है जो कि स्वराशि का है और 7th में गुरु है, ठीक है। तो सर 6 और 12th में इसका क्या फल फलित होगा? आपने कहा 12th एंड 6th में? हाँ जी सर, केंद्र में 6 राशि पे और 12th राशि पे इसका क्या फल फलित होगा? लेकिन उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके प्रश्न को ना इसी में समझ पाऊंगा कुंडली के अंदर। जी सर। आप राशि कुंडली की बात कर रही हैं बेसिकली? हाँ जी सर। ठीक है, राशि कुंडली को हम लग्नवत कर लेते हैं। तो राशि कुंडली में आप ये कह रहे हैं कि आपने, हाँ सर, 3rd हाउस को लग्नवत करिए। 3rd हाउस को कर लिया, अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं लगन का आरूढ़ बना रहा हूँ अभी, ये लगन आरूढ़ है मेरा। जी सर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बुध है उसकी जो दृष्टि होगी वो 4th पे होगी, 7th पे होगी और 10th पे होगी, और जो ये गुरु की और शनि की दृष्टि होगी ये लगन पे होगी, 4th पे होगी और 10th पे होगी। तो इसका 6 से और सबसे तो कोई संबंध बना नहीं 6-8-12 से? नहीं सर, 6-8-12 से नहीं सर, अगर ये दृष्टि दे रहे हैं द्विस्वभाव राशियां, जैसे छठी राशि को दे रहे हैं या 12वीं राशि आप कह रहे हैं, मतलब 6 नंबर की राशि जो 4th भाव की है। जी जी। सब दृष्टिवत है तो कोई तो लाभ होगा ना वहां पे। हाँ, तो क्या होता है ना कि बुध की अगर इस पे दृष्टि पड़ेगी तो ये हायर लर्निंग का हाउस है। बुध जो है एक क्षेत्र विशेष में आदमी को अच्छा बनाता है, यानी कहने का मतलब जैसे बुध का क्षेत्र है एस्ट्रोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है। तो आप देखते हैं मैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ उसमें मैथमेटिकल पार्ट भी मेरा होता है, जो कि सभी शिक्षक मैथमेटिकल पार्ट को नहीं छूना चाहते क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे डिफिकल्ट को पढ़ाने में और उसको सुगम बनाने में आसानी होती है, और मैं हमेशा उस डिफिकल्ट को ही पहले टच करता हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को उस डिफिकल्ट पार्ट को इतने बार करा देता हूँ कि उनको मैथमेटिकल पार्ट भी आ जाता है, जो कि बुध का अपना क्षेत्र है, एनालिटिकल का क्षेत्र है, एनालिटिक्स का, सिंथेसाइज करने का और सिनॉप्सिस बनाने का, सिंप्लीफाइड बनाने का, और बुध का उसको एक्सप्लेन करने का। तो ये हायर लर्निंग से संबंधित हो गया। और बुध चूंकि एस्ट्रोलॉजी के भी प्राइमरी प्लैनेट हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में लेके आए हैं मुझे, प्लस बुध चूंकि मल्टीटास्कर हैं, तो मल्टीटास्कर होने की वजह से ये जो मुझे हायर लर्निंग में मुझे काफी अच्छी जानकारियां जो हैं आर्मी की भी है, पुलिस की भी है, करंट अफेयर्स की भी है, ज्योग्राफी की भी है, और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की भी है। तो मल्टीटास्कर वाला वो दिखाता है। अब गुरु क्या है? गुरु एक सात्विकता का प्लैनेट है और धर्म का प्लैनेट है। तो आप देखिए कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं मॉडर्निटी के पार्ट का एक टीचर हूँ, मॉडर्निटी का मतलब होता है मॉडर्न वर्ल्ड को बिलोंग करने वाला एक टीचर हूँ, लेकिन गुरु ने यहाँ 4th को देखकर
और दसम को देखकर मुझे वो न केवल सात्विकता दी है, साथ ही वो ट्रेडिशनल ज्योतिष का एक मुझे एक्सपोनेंट बना दिया है। जो गुरु शिष्य परंपरा का जो ज्योतिष अनादिकाल से चला आ रहा है, उसका मैं एक्सपोनेंट हूँ। मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं भी अपने गुरु के चरणों में ही बैठ के सीखता रहा। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये आता है या वो नहीं आता है, या मेरा कोई ईगो है मैं गुरु के चरणों में बैठूं। वो तो रेलवे के सुपरिंटेंडेंट थे या रेलवे में टीटी थे, और मैं तो इतना एमए के बाद एमबीए भी कर चुका हूँ। ऐसी कभी भी मुझे, मतलब ये तो आप समझे कि इस तरह की फीलिंग मेरे लिए मरणासन फीलिंग हो जाती। ऐसा कभी आया ही नहीं दिमाग में। यह है कि हमारे गुरुजी हैं और मैं इनका भक्त हूँ, और बिल्कुल यही फीलिंग आई कि गुरुजी के चरणों में बैठ के ही सीखूंगा। और उसमें जो है वो जो ट्रेडिशनल सात्विकता थी वो अपने आप में हाईएस्ट लेवल की रही। इस गुरु के स्वग्रही होकर एस्पेक्ट देने की वजह से आरूढ़ लगन के आरूढ़ को, चतुर्थ को जो कि हायर लर्निंग का है, और दसम को जो कि हमारे रोजगार का है। और ये चीज जो है हमेशा, और गुरु ने मुझे जो है वो भी एक अच्छाई दी कि मैं हम हर चीज को कंक्लूसिवली करने लगा। कंक्लूसिवली और बिल्कुल राइटियस वे में। राइटियस वे का मतलब होता है जो कि नीति अनुसार जो आप निर्धारित करते हैं अपने लिए किस तरह का काम करना है। इसी प्रकार से शनि की भी दृष्टि है, तो शनि की जो दृष्टि होती है वो मेहनत की दृष्टि होती है। शनि आदमी को जो है वो बहुत मेहनती बनाता है उन सब्जेक्ट में। लगन पे एस्पेक्ट देने की वजह से शनि ने मुझे जो है, और दूसरा शनि लिंगरिंग पेन का एक ब्लॉकर भी माना जाता है। मतलब डिटर्मिनेशन विल का प्लैनेट है, जो आपको कितना भी पेन हो जाए, हेडेक हो जाए, कितना आपको तकलीफ हो जाए, कभी आपको लग रहा है कि भाई आपके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन ये सारी चीजें चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। आपने अपने काम को अंजाम देना है। ये अब समझ में आ गई आपको बात? हाँ जी सर। लेकिन सर अगर ग्रह विराजमान न हो राशियों में और केंद्र बिल्कुल खाली हो तो राशियों के कारकत्वों को काउंट करेंगे? बिल्कुल, राशियों के कारकत्वों को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये इस राशि की दृष्टि है, तो ये राशि जो है कन्या राशि है, तो जो ये हायर लर्निंग में मुझे देगा वो मेथोडिकल, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बनाएगा। अब ये मेरी माता का भी भाव है, तो माता जब भी हमारी जो स्कूल चलाती रही हैं, अभी उन्होंने जो स्कूल को अब 89 की हो गई तो उन्होंने छोड़ा है, लेकिन वो जब भी वो काम करती थी, स्कूल चलाती, 3 स्कूल चलाती थी हल्द्वानी में। जो आपको अंदाजा आ जाएगा कि स्कूल इतने बड़े हैं। स्कूल की जो बसेस हैं वो 100 है, 100 बसेस है, तो आप समझ जाएंगे कि वो 3 स्कूल कितना बड़े हैं। वो काफी मेथोडिकल, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज थी, और इसके अलावा रही हैं, और साथ में अकाउंट्स में बहुत अच्छी रही। तो कितनी सैलरी किसको देनी है, कब देनी है, उनके चेक्स बनने हैं, चेक्स बन के उनके साइन होने हैं। बाद में अब IMPS होने लग गया है, यानी अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए बैंक में साइन करके पेपर भेजना स्टेट बैंक के मैनेजर को, और सैलरीज ताकि 1 तारीख को ट्रांसफर हो जाए। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट शी हैज बीन वेरी मेथोडिकल, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज। और चूंकि ये राशि स्पिक एंड स्पैन की है, तो मेरी मदर जो है पूरे स्कूलों में घूम के ये भी देखती थी, टीचर्स को भी देखती थी कि वो क्लमजी तो नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें फैलाई तो नहीं है क्लास के अंदर, उन्होंने बच्चों को जो की टाइडीनेस, नीटनेस, इन सब का ध्यान रखा है कि नहीं रखा। जो काम करने वाले हैं, जो मेड सर्वेंट्स हैं, उन्होंने देखा है कि जो है जितने भी टॉयलेट्स हैं वो साफ हैं कि नहीं है, कहीं पे कोई लिटरिंग तो नहीं है, स्कूल की किसी भी कंपाउंड में कोई पेपर्स या इस तरह के बच्चों ने फेंके तो नहीं है। तो वो जो स्वीपर है वो 4 से 5 बार वहाँ वर्क करता है। तो वो जो वर्गों का अपना जो एक वो होता है, एक अपनी जो एक शख्सियत होती है, वो वर्गो साइन की यही होती है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, और वो क्लीनलीनेस के मामले में काफी स्पिक एंड स्पैन होते हैं। वो बहुत क्लीनलीनेस को पसंद करते हैं। सर क्लियर हो गया सभी का। आप नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का भी लीजिए। हाँ जी, शीतल ने हाथ खड़ा किया था क्या? सर मैंने किया था। मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पाराशर से और जेमिनी में अगर डिफरेंस हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो हम किसको मानेंगे? क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे थे तो उसमें बोला गया था कि जहाँ पे भी सिमिलरिटीज होगी तो हम उससे मान लेंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तो हम फिर कैसे डिसाइड करेंगे? आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके उसमें बैकग्राउंड में ना नॉइज बहुत आ रहा है।
शीतल, इसको आप ठीक करवा लीजिएगा, आपके बैकग्राउंड में काफी नॉइस था। तो मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी कभी 2 से 3 विधाएं लगती हैं तो उनमें कभी कभार कॉन्ट्रडिक्शंस होता है। लेकिन हमारी जो ये विधा है, ये विधा चूंकि पाराशरी ज्योतिष से निकली हुई है, तो इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस कम है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रडिक्शंस के केस में देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मेडिकल साइंस के लोग काम करते हैं, वो क्या है कि उनका जैसे होता है कि अगर आप ईएनटी वाले के पास गए और ईएनटी वाले ने आपके ईयर को, नोज को, थ्रोट को उन्होंने चेक किया और उनको लगा कि आपको जो है हीमोटोग्राम कराना चाहिए, हीमोग्राम करवाना चाहिए, तो ये काम तो पैथोलॉजिस्ट का है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है। तो वो उसे लगा कि आपको जो खांसी जुकाम सर्दी या कफ या बलगम है वो आपका इस्नोफीलिया की वजह से है, या आपके आप कह रहे हैं आपको ठंड लग रही है, तो हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो। तो वो क्या होते हैं, वो रिफर करते हैं, वो कहेंगे कि भाई फला फला आप टेस्ट कराइए उनको, और हीमोग्राम के जो डॉक्टर हैं उसको आप दिखा लीजिए, यानी कि एमडी को दिखा लीजिए। ये सिस्टमेटिकली मेडिकल साइंस में क्यों किया जाता है, वही हमारे सब्जेक्ट के अंदर भी है। किसी भी विधा को समझने के लिए उसको सिस्टमेटिकली हमें एडजस्ट करना होता है। जब आप जेमिनी से देख रहे हैं तो पहले जेमिनी के सारे कंक्लूसिवली आप जो हैं वो उसके परिणामों को निकाल लीजिए, उनको लिख लीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि पाराशरी से भी उसको देखना चाहते हैं, तो पाराशर के नियमों से निकले हुए जो परिणाम है उनको अलग से लिख लीजिए। अब आप ये देखने की कोशिश करें कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे, किन पॉइंट्स पे आ रहा है। सबसे पहले तो कौन सी चीजें आपकी सबसे अधिक फलित होंगी, जिन चीजों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है वो फलित होंगी। जहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा वहां पे आपको ना बलाबल देखना होगा। अब सपोज जेमिनी ने कहा कि ये पीरियड आपका अच्छा होगा और पाराशरी ने कहा कि ये पीरियड अच्छा नहीं होगा, तो पाराशरी का जो जेमिनी का है वो आसान तरीका है कि पीरियड की स्ट्रेंथ क्या है। उसकी स्ट्रेंथ देखने के 5 से 6 तरीके हैं। नंबर 1, दशा को लग्नवत करने पे अगर उसको शुभ अर्गला मिल रही है, धन भाव की, शुभ भाव की, पंचम भाव की, अष्टम भाव की या एकादश भाव की, विरोध अर्गला नहीं मिल रही है, तो उसका मतलब ये जेमिनी का नियम इस पे ज्यादा लागू होगा। दूसरा, अगर आपके जो है दशा पे अगर वो जो दशा जो आपने लग्नवत की है उस पे बुध का, गुरु का और राशि के स्वामी का अगर एस्पेक्ट है, तो उसका मतलब दशा के परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इसके अलावा फिर आपने देखना है जो 4 कारक से, कौन कौन से 4 कारक से दशा पे दृष्टि डालते हैं राशियों की वजह से। राशियों की दृष्टि पे ही वो प्लैनेट बैठे हुए वो भी दृष्टि डालेंगे। अब आपको मालूम है कि आपके राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं वो है आत्मकारक, अमात्यकारक, पुत्रकारक, फिफ्थ लॉर्ड, धाराकारक। अगर इनके एस्पेक्ट है तो उसका मतलब फिर जो है जेमिनी की दशा का परिणाम आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, तो आप जेमिनी को फॉलो करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा जब भी मैं कभी किसी की भी ज्योतिष करता हूं तो पहले मैं जेमिनी से फलित देखने के बाद में फिर जाके मैं विंशोत्तरी दशाओं से देखता हूँ। विंशोत्तरी दशाओं में थोड़ा सा क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन का हमें पता चल जाता है, तो फिर हम उन चीजों को हम ढूंढने लगते हैं कि भाई उसने शुभ परिणाम बोला तो शुभ परिणाम कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर हम देख लेते हैं हाँ नक्षत्र की पोजीशन अच्छी है या डिस्पोजिटर की पोजीशन अच्छी है, तो उसका होता है शुभ परिणाम की तरफ को। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे आप स्टैंड अलोन खड़े हैं पाराशरी में, और उतने ढेर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक जो ठीकरा है वो आपके सिर के ऊपर है, आपने एक टोकरा सा पकड़ा हुआ है। उस टोकरे में नक्षत्र भी है, उसमें डिस्पोजिटर भी है, उसमें अरिष्ट और राजयोग बनाने वाले प्लैनेट्स भी हैं, उसके अंदर एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स भी है, एस्पेक्टेड प्लैनेट्स भी हैं, उनके कारकत्व भी हैं ग्रहों के, और उनका फंक्शनल नेचर भी है और नैसर्गिक गुण भी है। तो इतनी चीजों को लेकर आपको संभालना है उसको। लेकिन अगर आपको क्लू मिल जाए जेमिनी से, फिर आपको संभालना आसान होगा, आप उन चीजों को ढूंढ पाएंगे। ये होता है तरीका। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं शीतल, ये मेरा अनुभव रहा है, जो लोग भी जेमिनी ज्योतिष को पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली वो जेमिनी में ही रम जाते, कहते हैं ना रमता जोगी। सर एक छोटा सा बोल दूं, पूछ लूं? वो जो आपने अभी अपनी कुंडली दिखाई थी, जो उसने लक्ष्मी ने पूछा था क्वेश्चन, उसमें तो आपने आरूढ़ को लगन करके बताया, पर नॉर्मल आपकी जो मेष लगन की कुंडलियां उसमें तो 6th और 8th और 12th छठे 12वें घर में है, तो फिर हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि ये आरूढ़ से अच्छा वाला चौथा और 10वां? मैंने आज चूंकि आरूढ़ का
आरूढ़ का जब हम शुरू कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको आरूढ़ लग्न बताया, क्योंकि आरूढ़ लग्न के अलावा यहाँ पे वो डबल भी है, कारकांशा लगन भी है, और इसके अलावा वो मेरी कुंडली में वो दशा को भी लग्नवत किया है। तो जो है आपने देखा 1978 से मुझे 1998 से 12 वर्ष की वो दशा चल रही है। सॉरी 2017 से 2019 से या 17 से, एक मिनट हाँ जी, मैं तो भुलक्कड़ हूँ। 31 जुलाई 2021 से चली है, 31 जुलाई 2033 तक है। तो ये क्या है कि ये 3 कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो आरूढ़ है, लगन आरूढ़, दूसरा है दशा का लग्नवत होना 31 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2033 तक की दशा है, और इसके अलावा ये कारकांशा लगन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये बुध मेरा जो है नवमांश में भी मिथुन का ही है, तो नवमांश की राशि को लग्नवत किया जाता है, तो उसका मतलब काफी पावरफुल ये एक कंपोनेंट बन गया है। अच्छा, ठीक है सर। बुध पे प्रभाव ज्यादा रखेगा। हाँ बोलिए नीरज जैन साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अभी जो योग बताया ना आपने कि जैसे लगन का स्वामी पंचम का स्वामी इकट्ठे हों तो बहुत अच्छा योग है, और मान लो ये इकट्ठे नहीं है, दोनों स्थिर राशि में चले गए या चर राशि में चले गए, आपस में संबंध नहीं रहा इनका, तो एक तो हो गया कोई भी योग है, एक तो इकट्ठे बन गया तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं बना तो ऐसे कौन से पैरामीटर है जिससे वो कम होता जाएगा? नीरज जैन साहब देखिए, जो राजयोग होते हैं उसके अंदर 2 वर्ड है, राज और योग। योग का मतलब होता है 2 planets conjoined, 2 or more। मतलब योग तो तभी बनते हैं, राजयोग तो तभी बनते हैं जब एक से अधिक, यानी 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट आपस में एक संबंध बना रहे। यहाँ जेमिनी के अंदर चूंकि वो म्यूचुअल एस्पेक्ट से दृष्टि का संबंध बनता है या प्लेसमेंट के द्वारा युति का संबंध बनता है, तो इस प्रकार से राजयोग बनेंगे। अब प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि आपने कहा कि अगर सपोज लगन का स्वामी और पंचम का स्वामी योग तो नहीं बनाते, दृष्टि का भी नहीं बना रहे और युति का भी नहीं बना रहे, लेकिन वो किन स्थितियों में अच्छे परिणाम देंगे, तो इसमें इन्होंने जो ऋषि पाराशर के सिद्धांतों को ही आगे किया है। यानी कि अभी आप आरूढ़ का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो भी ग्रह आपके केंद्र अथवा त्रिकोणों में बैठे हैं वो ग्रह आपके बहुत अच्छे फल देंगे। इसी प्रकार से पुत्र कारक अगर आपका लगन के स्वामी और या अथवा आत्म कारक से अगर पंचनवम है, चतुर्दशम है, थैंक यू, पंचनवम है, चतुर्दशम है, और पहली बार में लगा कि कोई स्टूडेंट याद कर रहे हैं, हाथ नहीं है। दूसरी बार में कंफर्म हो गया, तीसरी बार में तो जुकाम समझ में आया। तो अच्छा देखिए, इसमें जो है अगर वो केंद्र त्रिकोण में है और अगर वो आत्मकारक अथवा अमात्य कारक के साथ में पुत्र कारक का संबंध अगर अच्छे इक्वेशंस पे है, द्वादश नहीं है, षडाष्टक नहीं है, तो वो फल अच्छे देगा, प्रोवाइडेड वो त्रिक भाव में ना बैठा हो। और फिर उसका बलाबल देखना बहुत जरूरी है। बलाबल बढ़ता कैसे आप जानते ही हैं, जेमिनी में बड़ा आसान है। जिस राशि में पुत्र कारक बैठा है, राशि का स्वामी अगर उस पर दृष्टि रख रहा है तो उसका बल बढ़ गया। इसी प्रकार से बुध की दृष्टि है तो बल बढ़ गया, गुरु की दृष्टि है तो बल बढ़ गया, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बल बढ़ गया, शुभ कर्तरी है तो बल बढ़ गया, धन की, सुख की, मैडम अर्णव मैडम म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। अब आप यार वसुंधरा क्या है, तो करा मैंने। आप जो है म्यूट कर लिया करो जब घर में बात होती है। अरे सर मैं हमेशा करती हूँ, बीच में ये लोग कुत्ता टहलाने की बात कर रहे हैं, बताइए। कभी कुत्ता मत कहना, उसको बुरा मान जाएगा।
उसका नाम से बुलाया करो, नाम से। नहीं कर लिया, उसका नाम है आशीर्वाद मेरी तरफ से। हाँ, उसका नाम है बड़ी बहादुर सिंह। अच्छा, बहुत लंबा नाम रखा है आपने उसका, इंग्लिश भी नेम रखा है बड़ी और बहादुर। नेपाली नाम, नेपाली बहादुर नाम भी रख दिया, फिर आपने सिंह भी रख दिया, राजपूत राजस्थान का। वो कुत्ता तो आपका जो है वो ऐसे ही चक्कर घाता रहता होगा कि मेरा नाम रखा गया है, मैं अंग्रेज हूँ। उसको समझा देना यूक्रेन का है वो। हाँ नीरज जैन साहब, आपका हाथ अभी भी खड़ा है, क्या वजह है? सर हाँ, मेरे एक बात है, अगर मतलब इस हिसाब से कि अगर उनका दृष्टि संबंध नहीं बन रहा तो उनका वो जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड अगर उसको देख ले तब भी वो संबंध में आएगा। जी हाँ, यही मैंने बोला है ना जी? जी जी मैंने बोला था। मैंने आपको बताया ना, देखिए आपको जेमिनी के कुछ नियम बहुत आसान हैं। इससे कहा जाता है विष्णु, शिवा और आदित्य। विष्णु कौन है? बुद्ध भगवान का अगर उस पे एस्पेक्ट है। और शिवा कौन है? गुरु भगवान का एस्पेक्ट है। और आदित्य कौन है? यानी कि सूर्य और ब्रह्मा जी कौन है? राशि का स्वामी। उनका अगर एस्पेक्ट हो गया तो बल्ले बल्ले। इसके अलावा बाकी जो शुभ ग्रह हैं उनका एस्पेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा हो गया। फिर चार कारकों में अच्छे चार कारक को देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। अच्छे चार कारक आपके कौन से हैं? आत्मकारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, धारा कारक और फिफ्थ लॉर्ड। ये अगर देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा। अब आप हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ अमरदास जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे आपने बताया अभी मतलब जो विंशुत्तरी दशा है उसमें भी आप कैसे देखते हैं? तो जैसे हमारा यहाँ पे जो गुरुजी को मालूम है, ये ईस्टर्न जो हम लोग का हॉरोस्कोप होता है यहाँ पे बंगाल, असम इस तरफ से, तो उसमें एक हाँ गुरुजी इसमें एक बात देखा जाता है कि हर साल जो जैसे मतलब बर्ड्स फॉल होता है तो उसी हिसाब से मतलब रिस्ट देखा जाता है, कैसा रिस्ट है। तो जो अरिष्ट है क्या वो उसको देखा जाता है द्विपा पृष्ठ बोल के। तो द्विपाप होता है, एक पाप होता है और तीन पाप होता है कृपा पृष्ठ। तो उसके हिसाब से उसको जैसे रिमेडीज वगैरह भी करते हैं। ऐसा कोई जेमिनी में जो दशा हम लोग जब देखेंगे तो उसके साथ आपने बोला कि विंशुत्तरी भी हमको देखना चाहिए और देखते हैं आप खुद। अब मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। इसमें क्या होता है, वर्षफल के अंदर ना त्रिपताकी चक्र होता है, त्रिपताकी चक्र ऐसा है। देखिए आपको पहले तो ना अपनी जो वर्षफल या पाराशरी ज्योतिष को ना कुछ दिनों के लिए आपको एक ट्रंक में बंद करके और उसमें बड़ा सा अलीगढ़ का ताला लगाना होगा ताकि खुल के बाहर ना आ जाए। और वो ट्रंक जो है आप देखना कम से कम जो है वो 8 mm से ऊपर की मोटाई हो उसकी। वजह ये है कि जब आप अभी आप लोग देखिए ना, आप लोगों के साथ में क्या हो गया है, इस विधा के साथ, जेमिनी के साथ आप लोग फिर जो है ना दोबारा से आप लोगों का जन्म हुआ है। तो जन्म होने के बाद में कुछ दिनों तक तो आपने जो है निपल से और वो दूध पिया, उसके बाद अब आप लोग धीरे धीरे क्रॉल करने लग गए हैं। और बहुत से लोग तो इतने भी हो गए हैं कि वो चारपाई से, आज मैं एक वीडियो देख रहा था छोटे बच्चे का, चाइनीज से था, पता नहीं कहाँ का, कि वो इतना चालाक बच्चा था, वो 3 महीने 4 महीने का होगा, लेकिन उतरने के लिए बिस्तर से वो अपने वो जितने तकिए हैं तकियों को नीचे फेंकता है, उसके बाद वो उतर जाता है। तो वो बड़ा स्वीट एक बच्चा दिखा था। तो अभी ना आप लोग को क्रॉलिंग की स्टेजेस में आ रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ समय के बाद जो है इरेक्टस हो जाएंगे, आप लोग एकदम से खड़े हो जाएंगे। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आप तब बनते हैं, मुझे आप लोग कैसे पकड़ में आते हैं, क्योंकि उसके बाद आप तुरंत मुझसे कहते हैं स्टॉप देयर। जैसे ही मेरे विद्यार्थी कहने लगते हैं कि वहीं रुक जाओ आप, ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब आप होमो इरेक्टस हो गए। गुरुजी एक बात है, आप सही बोल रहे हैं। जैसे मतलब
हमको लगता है कि कभी कभी मतलब उसमें जैसे जेमिनी में जो कुछ जैसे राजयोगस है बहुत मतलब इजी लगते हैं हमको, अभी मतलब बहुत सिंपल भी है। और जैसे ये मतलब कभी कभी लगता है कि उसमें भी कुछ जो सूत्र है वो तो मतलब पराशरी से भी आए हुए हैं। थोड़ा उसके लिए हमको एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा देर लगेगा गुरु जी। नहीं, लेकिन आपको ये समझना है कि पाराशरी से भी जो सूत्र आए हैं ना, वो सूत्र बहुत आसान किस्म के बनाए हुए हैं। आप देखिए ना, वो छोटे से सूत्र हैं, उनका इंटरप्रिटेशन अगर आप करें तो वो बहुत उन्होंने सुलझे हुए बना दिए, बहुत आसान से बना दिए। दूसरा, उन्होंने उलझाने की सब्जेक्ट में चेष्टा नहीं की है। लेकिन आप लोग जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, आज हमारी 9th क्लास है, तो 9th क्लास देखा जाए तो अच्छी खासी क्लास हो गई, लेकिन आप लोगों को समझ में तो आने लगा है 9th क्लास में आके। लेकिन 9th क्लास अगर देखा जाए तो आपने 18 घंटे आपने इसमें अभी व्यतीत किए, और 18 घंटों में मैं ही बोला हूँ। जब आप खुद बोलने लगेंगे और जब आप लोग जो है समझने लगेंगे और दूसरों की कुंडलियों को देखने लगेंगे, उसमें कितने आवर्स, देखिए डॉक्टरी के पढ़ाई में भी मैंने देखा कि वो 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद में डॉक्टर मचता कब है, जब वो इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगता है, जब वो पेशेंट को देखने लगता है, जब वो खुद ऑपरेशन थिएटर में जाके वो छोटे मोटी ऑपरेशन करने लगता है, जैसे कि किसी का नाखून जो है उखड़ गया तो नाखून निकाल देना, या किसी का जो है सूचर लगा देना तो उसको थोड़ी सी चीरा लग गया है, या तो मेरे कहने का मतलब है सेल्फ डू से आदमी को ज्यादा समझ में आता है। जब आप डू इट योरसेल्फ पे आ जाते हैं तो आप लोगों को कुछ समय के बाद में डू इट योरसेल्फ पे आप लोगों को स्वयं अपने आप को उस लेवल पे लाना होगा। उसके लिए आप लोगों को अपने परिवार की कुंडलियों को देखना होगा, उनके पूर्व में हुए जो घटनाएं हैं उनको समझना होगा, उन दशाओं के द्वारा, 4 दशाओं के द्वारा। ये अब मैं आगे बढ़ूंगा, इसके बाद में प्रश्न नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ना एक किंगशिप के राजयोगास भी आप लोगों को कराने हैं, ताकि राजयोगास से हम यहाँ पे, हाँ, राजयोगास से हम यहाँ पे समाप्त कर लें। इसी के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास मांग रहा था, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। सर लक्ष्मी बात कर रहे हैं। सर आपने कहा था केवल 1 घंटा पढ़ाएंगे, अब आप सर रेस्ट करिए। बस मैं ये जेमिनी के राजयोगास आपको पढ़ा दूं, किंगशिप के थोड़े से ही हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं है। लक्ष्मी, इससे क्या होगा कि मुझे ना नींद अच्छी आएगी, और आप जानती हैं कि डॉक्टर्स ने मुझसे कहा है कि ऑलरेडी आप थके हुए हैं। नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर आप अच्छा सोएंगे, मैं बिना चिंता के सोऊंगा। मुझे देखो, एक अच्छी बात है, मुझे इस बात की तो चिंता नहीं है कि पोलैंड पे एटम बम गिरेगा कि नहीं, या जेलेंस्की के यूक्रेन पे गिरेगा कि नहीं। तो उसका मतलब मैं बाहर की दुनिया से तो मैं चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से जरूर चिंतित हूँ कि जो मैंने कराना था पिछली क्लासेस में वो अभी तक नहीं हुआ है। तो बस इस पड़ाव को हम पूरा कर लें ताकि मैं अच्छी नींद ले सकूँ रात को। जेमिनी के राजयोगास जो है किंगशिप के, देखिए किंगशिप क्या है। किंगशिप एक तरह से आज के वर्ल्ड में इट्स अ मिनिस्ट्रियल शिप, मतलब आज जो भी लोग जो है सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में मंत्री हैं, वो किंगशिप है। तो उसमें किंगशिप के जो योग हैं वो कैसे बनते हैं, इसमें एक योग जो बनता है वो है कि आत्मकारक आपका जिस राशि पे बैठा है, उस राशि का जो स्वामी है उसको आपने देखना है। उसका संबंध अगर 10th हाउस से है, अथवा 10th के लॉर्ड के साथ है, अथवा मतलब आपने क्या देखना है, अमात्य कारक। अमात्य कारक जो भी है आपका, जैसे कहने का मतलब मेरा शुक्र है अमात्य कारक, तो शुक्र मेरा कर्क राशि में बैठा है, तो शुक्र का राशि लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। अब ये चंद्रमा अगर मेरे 10th भाव में बैठा हो या दशमेश के साथ में संबंधित हो जाए, एक बात, और उसको जो है पुत्र कारक एस्पेक्ट दे रहा हो 5th लॉर्ड, तो ये 5th लॉर्ड का एस्पेक्ट या पुत्र कारक का एस्पेक्ट जो है 10th भाव पे हो, 10th के स्वामी पे हो, अमात्य कारक पे हो, तो एक किंगशिप का राजयोग बनता है। अब ये इसे आपको ना शुरू में तो 3-4 बार पढ़ के रटना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा कि एक तो अमात्य कारक क्या है, अमात्य कारक क्यों इसमें कह रहे हैं, किंगशिप क्या है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्रियल पावर क्या है, इसका एक तरह का जॉब भी है, और मिनिस्ट्रियल पावर का मतलब उसको इज्जत भी है। तो वो जो अमात्य कारक इसलिए लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ अमात्य कारक का राशि लिया जा रहा है। अमात्य कारक आपका जहां भी बैठा है उसका स्वामी,
उसके स्वामी का संबंध अगर दसम भाव से बने या दसम के स्वामी से बने, और एडिशनली जो है जो पुत्र कारक है आपकी कुंडली का या पंचम भाव का स्वामी है वो दसम भाव पे बैठा हो या दशमेश के साथ उसका संबंध बनता हो, तो ये एक मिनिस्ट्रियल राजयोगा बन जाता है किंगशिप का। सर छोटी सी एक बात पूछ लूं यहाँ पे, छोटी सी बात पूछने में हमारा पूरा नहीं हो पाएगा जनाब। ठीक है सर, चलिए पूछ लीजिए। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई नहीं। अब जैसे मैं आपके ना इसके बाद में आपसे आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद पूछ लीजिएगा। अब जो अमात्य कारक है, अमात्य कारक स्वयं भी अगर दसम भाव के साथ में उसका संबंध हो या दशमेश के साथ, दसम भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध हो, तब भी किंगशिप का राजयोग बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हो गए। इन दोनों में फर्क क्या हुआ? यहाँ तो अमात्य कारक जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की बात हो रही है, दसम भाव से संबंधित या दसम के स्वामी के साथ संबंधित। एडिशनली पुत्र कारक या फिफ्थ लॉर्ड भी दसम भाव पे संबंध बनाए या दशमेश के साथ संबंध बनाए। अब यहाँ एक इसको और सिंप्लीफाइड उन्होंने कर दिया है कि जो आपकी कुंडली का अमात्य कारक है, अगर वो अमात्य कारक अगर 10th हाउस पे प्लेस्ड है या 10th के लॉर्ड के साथ उसका संबंध बन रहा है, उसका संबंध राशि परिवर्तन का भी हो सकता है, युति का भी हो सकता है, एस्पेक्टोरियल भी हो सकता है, तो ऐसे में किंगशिप का राजयोग बनेगा। तीसरा है अमात्य कारक अगर पुत्र कारक के साथ में संबंधित होकर दसम भाव पे दृष्टि रखे या दसम भाव के पे से संबंध बनाए, तब भी ये किंगशिप का राजयोग बन जाता है। अमात्य कारक और पुत्र कारक का संबंध दसम से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दसम भाव में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और 11 भाव में 11th हाउस को आत्मकारक या अमात्य कारक देख रहा हो अथवा 11th का ही लॉर्ड देख रहा हो। अब ये इसको यूं समझिएगा कि दसम भाव जो कुंडली का है D1 चार्ट, राशि चार्ट, उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि दसम भाव पे होनी चाहिए, और जो आपका एकादश का भाव है जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव है और साथ में वो एस्पिरेशंस के फुलफिलमेंट का है, एम्बिशन के फुलफिलमेंट का है, उस पे आत्मकारक अथवा अमात्य कारक अथवा 11th के लॉर्ड की ही दृष्टि हो। और इसमें लिखा गया है कि मोर ऑफ दीज प्लैनेट्स एस्पेक्ट, इसका मतलब ये तीनों ही एस्पेक्ट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा पावरफुल राजयोग बन जाएगा, और एक कर रहा है तो भी राजयोग बनेगा। इसके बाद है आत्मकारक अमात्य कारक अगर अच्छे भावों में आपस में संबंध बनाए केंद्र और त्रिकोण के भावों में, तो और D9 में और D3 में उनकी पावर गेन होती है, तो ये किंगशिप का बहुत बड़ा राजयोग बनता है। तो आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप और श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हॉरोस्कोप में आत्मकारक अमात्य कारक का संबंध, उसी तरह जॉन एफ कैनेडी की हॉरोस्कोप में भी आत्मकारक अमात्य कारक का संबंध, व्लादिमीर पुतिन की हॉरोस्कोप में तो मुझे याद नहीं आ रहा। खैर आत्मकारक अमात्य कारक का संबंध होना चाहिए, वो अच्छे भावों में हो, यानी कि केंद्र और त्रिकोण में बनता हो, और वो उनकी जो पावर है वो D9 और D3 में भी गेन्ड होनी चाहिए, तब ये किंगशिप का राजयोग बनेगा। अमात्य कारक अगर बहुत बहुत बलिष्ठ है और उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं अमात्य कारक को, और वो अमात्य कारक या तो स्वग्रही है, उच्च का है, कम्बस्ट नहीं है 3 डिग्री तक, गणाति के कारक के साथ में उसका ना तो कोई युति बनती हो ना कोई एस्पेक्टेड हो, ये व्यक्ति को किंगली पोजीशन में अपने कैरियर में राइज करने का मौका देता है। ओनली अदर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आत्मकारक से 6, 8, 12 नहीं बैठा होना चाहिए अमात्य कारक। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहली कंडीशन ये हो गई कि अमात्य कारक आपका आत्मकारक से त्रिक भावों में ना हो, 6, 8, 12 ना बैठा हो, अमात्य कारक आपका बलिष्ठ हो, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो यानी युति में हो, वो स्वक्षेत्रीय हो या उच्च का हो, कम्बस्ट ना हो 3 डिग्री के अंदर, वो गणाति कारक के साथ में कोई संबंध ना बना रहा हो युति का या दृष्टि का, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किंगली पोजीशन में अपने कैरियर में राइज करता है। इसी में मैंने नोट आपको डाला है कि अगर आत्मकारक 6, 8, 12 हो जाता है अमात्य कारक से, तो व्यक्ति जो है पावर पोजीशन और ग्रोथ के लिए एंथुजियास्टिक नहीं होता, यानी उसके अंदर एक जज्बा नहीं होता अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए। अगर आत्मकारक और अमात्य कारक 6, 8, 12 में एक दूसरे से होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कॉम्प्लेसेंट होता है, यानी कि उसके अंदर इनिशिएटिव एंटरप्राइज
नहीं होता अपने जीवन को उन्नतशील बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो अमात्य कारक है, अगर ट्राइनल हाउसेस में अगर अमात्य कारक आपका बैठा है, यानी प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव में, और वही ट्राइनल प्लेसमेंट अगर अमात्य कारक की दृष्कांड कुंडली और नवमांश कुंडली के अंदर भी है, तो ये किंगशिप का एक बड़ा राजयोग बनता है। यानी वो लोग जो मिनिस्ट्रियल पावर्स प्राप्त करते हैं, उनके अमात्य कारक प्रथम, पंचम, नवम ट्राइन के भाव में बैठे होते हैं, और उसी प्रकार से ट्राइनल हाउसेस में वो बैठे होते हैं दृष्कांड और नवमांश की कुंडली में। तो एक बड़ा राजयोग फॉर्म होता है जो कि मिनिस्ट्रियल पावर देता है। अब आत्मकारक और अमात्य कारक अगर केंद्र और ट्राइनल प्लेसमेंट में है एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से केंद्र के भावों में बैठे हों, यानी काउंटेड फ्रॉम 1, 1, 4, 7, 10 में बैठे हों, काउंटेड फ्रॉम अनदर वो ट्राइनल हाउसेस 1, 5, 9 में बैठे हो, पोजीशन आप अमात्य कारक की जो है प्लेसमेंट आत्मकारक से 1, 4, 7, 10 या 1, 5, 9 में हो, इन कंडीशंस को मीट कर रहा हो, लेकिन त्रिक हाउसेस में कोई भी फॉल ना कर रहा हो असेंडेंट से, तो त्रिक हाउसेस में अगर चला जाएगा, चाहे वो आत्मकारक अमात्य कारक 1, 4, 7, 10 हो एक दूसरे से, या 1, 5, 9 हो, लेकिन उनमें से 1, 6, 8, 12 असेंडेंट से अगर फॉल कर जाते हैं तो राजयोग वीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं फॉल कर रहे हैं त्रिक भावों में 6, 8, 12 में, तो उसका मतलब राजयोग काफी बलिष्ठ राजयोग बनेगा। इसी प्रकार से ऊपर वाला योग अगर हो भी रहा है कि वो त्रिक भाव में फॉल कर रहा है, किंतु ये योग फिर भी काम करेगा कि अगर D9 चार्ट के अंदर, नवमांश चार्ट में आत्मकारक अमात्य कारक एक दूसरे से केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और त्रिक हाउसेस में ना हो D9 चार्ट के अंदर। यानी कहने का मतलब है आत्मकारक से अमात्य कारक को अगर गिना जाए तो 1, 4, 7, 10 में हो या 1, 5, 9 में हो, यानी ट्राइनल हाउसेस में हो, किंतु D9 के 6, 8, 12 में ना फॉल करता हो, तो भी ये राजयोग जो कि यहाँ 6, 8, 12 में फॉल कर रहा है और वीक हो गया है, ये फिर बलिष्ठ हो जाएगा। अब इसके बाद है कि आत्मकारक अगर स्वराशित हो, उच्च का हो, केंद्र में त्रिकोणों में हो असेंडेंट से, और उस पे 9th के स्वामी की दृष्टि पड़ती हो, तब बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। यानी 9th का जो आपका हाउस है वो आपके भाग्य भाव का हाउस है, तो आत्मकारक स्वराशित हो, उच्च का हो, और वो केंद्र और त्रिकोणों में असेंडेंट से बैठा हो, यानी लगन से काउंटेड वो 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9 में विराजमान हो, और उस पे 9th के स्वामी की दृष्टि पड़ती हो, तो इसका मतलब है ये फिर किंगशिप का एक बड़ा राजयोग बन जाता है। बस खत्म। अगर आत्मकारक के चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र बैठे हों, या चंद्रमा बैठा हो, शुक्र का एस्पेक्ट हो, शुक्र बैठे हों, चंद्रमा का एस्पेक्ट हो, कहां से? आत्मकारक से काउंटेड चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में, तो व्यक्ति काफी वेल्दी होता है, धनाढ्य होता है, और उसे राजाओं की तरह सारी लग्जरीज लाइफ की मिलती हैं, यानी सुख सुविधाओं का उसे गेन होता है राजाओं की तरह। तो ये भी एक किंगशिप का योग है। तो हमने क्या देखना है कि आपके आत्मकारक के से काउंट हम करेंगे कि चौथे भाव में, आत्मकारक से चौथे भाव में चंद्रमा शुक्र बैठे हों, दोनों बैठे होंगे तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। चंद्रमा बैठा है और शुक्र एस्पेक्ट कर रहा है तो भी बल्ले बल्ले। तो शुक्र बैठा है, चंद्रमा देख रहा है, तो दूसरा वाला बल्ले बल्ले नहीं होगा, बल्ले होगा। तो मतलब अगर दोनों साथ बैठेंगे तो बल्ले बल्ले, एक बैठा हो और दूसरा एस्पेक्ट दे रहा है तो बल्ले। तो कहने का मतलब है वो एक आदमी को इतना वेल्दी बना देता है, धनाढ्य बना देता है कि वो राजाओं की तरह से सुख सुविधाओं का वो लाभ प्राप्त करता है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है कि लग्नेश और 10th का लॉर्ड, आपको मालूम है आपकी कुंडली के राशि कुंडली में लगन का स्वामी और 10th भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हो, और उसका कोई कनेक्शन, कोई भी कनेक्टिविटी उसकी आत्म कारक के साथ बन रही हो। आत्म कारक मतलब एक तो आपने क्या देखना है कि लग्नेश और दशमेश, यानी 10th भाव का स्वामी और लगन का स्वामी
आपस में राशि परिवर्तन करते हो, यानी लगन का स्वामी दशम में है, दशम का स्वामी लगन में है, और उस पे जो है वो आत्मकारक किससे उसका संबंध भी बनता हो, चाहे दृष्टि का संबंध हो, युति का संबंध हो, तो ऐसे में आदमी को किंगशिप का राजयोग बनता है। आत्मकारक अगर प्लेस्ड है लगन पे चंद्रमा के साथ में, और चंद्रमा जहां प्लेस्ड है उसका राशि का स्वामी जिससे संबंधित हो, आत्मकारक जो है कहाँ पे प्लेस्ड हो, आत्मकारक लगन पे ही बैठा हो, जैसे मेरा आत्मकारक नहीं बैठा हुआ है लगन पे, आरूढ़ में बैठा हुआ है। आत्मकारक अगर लगन पे बैठा हो चंद्रमा के साथ, पहली कंडीशन यहां खत्म कर दीजिए। आत्मकारक लगन पे बैठा है चंद्रमा के साथ। दूसरा है चंद्रमा प्लेस राशि का लॉर्ड के साथ बैठा हो, यानी चंद्रमा जहां ब्लेस्ड है, चंद्रमा धनु में है तो धनु का जो स्वामी गुरु है उसके साथ में आत्मकारक लगन पे बैठ जाए। जैसे मून जो है अगर एरीज में है, मतलब मेष राशि के अंदर चंद्रमा है, तो लॉर्ड क्या है, मंगल है, वो अमात्यकारक सपोज मरकरी है, और मरकरी और मार्स दोनों के दोनों लगन में प्लेस्ड है, तो अब राजयोग इज फॉर्म्ड। यानी इसमें आप क्या समझे, अमात्य, आपका जो अमात्य कारक है यानी जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो लगन में प्लेस्ड हो चंद्रमा के साथ, यहां जाके पहला समाप्त हो गया। पहली कंडीशन है अमात्य कारक यानी सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो कि आपके रोजगार का प्लैनेट है, वो लगन में कुंडली के D1 के लगन में बैठा हो चंद्रमा के साथ, चंद्रमा या फिर चंद्रमा प्लेस राशि के लॉर्ड के साथ, मतलब चंद्रमा जहां पे भी बैठा है आपकी कुंडली में उसका राशिश उसके साथ में अगर अमात्य कारक अगर लगन में बैठा हो तो एक बड़ा राजयोग फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, चंद्रमा सपोजिंग एरीज राशि में है, मेष में, तो मेष का स्वामी कौन हुआ, मंगल। अब अमात्य कारक सपोज बुध है उसकी कुंडली में, और वो बुध और मंगल, चंद्रमा का राशि जो है वो मंगल हो गया, बुध और मंगल जो है लगन पे बैठे हैं, तो ये राजयोग बन जाएगा किंगशिप का। अब देखिए मैंने इसमें लिखा है 41 में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में मून का जो राशि का स्वामी है, यहाँ आप देखिए मून का राशि का स्वामी कौन है, मंगल है, वो लगन में है फिफ्थ लॉर्ड के साथ या पुत्र कारक के साथ। तो फिफ्थ के साथ नहीं है लेकिन उसका पुत्र कारक है मंगल, यानी कहने का मतलब है पुत्र कारक भी बन गया है ये, यानी कहने का मतलब है कि चंद्रमा का राशि कौन है, मंगल है, लगन पे बैठा है और ये पुत्र कारक भी है, तो उसका मतलब ये डबल एज्ड पावरफुल प्लेनेट हो गया। इसका यहाँ बैठ जाने की वजह से ये एक बड़ा राजयोग बन गया इनकी कुंडली में, जिसने इनको इंडस्ट्रीज में भी काफी ऊपर उठाया और साथ में इनको बहुत अच्छा बनाया। अब एक बात मैंने आपको ये बताई है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दोनों के चार्ट में पुत्र कारक जो है वो लगन पे प्लेस्ड है, यानी पुत्र कारक के बारे में मैं आपको राजयोगास में बता चुका हूं कि जो पुत्र कारक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण उसको दिया गया है, महत्वपूर्ण ग्रह है। अब आप में से किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं एक मिनट में तीनों ऊपर को कर लूं। हाँ जी पूछिए। मैं पूछती हूँ, अगर वो मून जो है स्वराशि में अपनी जगह बैठा है और सन जो है आत्मकारक है वो लगन में बैठा है, देन ये किंगशिप हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, पीके होना चाहिए। ऐसा नहीं, पीके नहीं 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 रत्ना जी, ऐसा है, हम ये कह रहे हैं कि आत्मकारक जो है वो लगन में हो चंद्र के साथ, पहला चंद्रमा के साथ में अमात्य कारक पक्का चंद्र के साथ होना चाहिए, चाहे वो सन भी हो। हाँ, अगर आपका अमात्य कारक जो भी है, अमात्य कारक सेकंड डिग्री प्लैनेट, जो भी आपका प्लैनेट अमात्य कारक है वो अमात्य कारक चंद्रमा के साथ में लगन पे बैठा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि चंद्रमा का राशि चंद्रमा के साथ नहीं बैठा है, लेकिन चंद्रमा आपका अगर मेष राशि में बैठा है और अमात्य कारक आपका बुध है तो चंद्रमा का राशि कौन हुआ, मंगल और बुध अगर लगन पे बैठ गए तो मंगल और बुध के लगन पर बैठ जाने की वजह से ये बलिष्ठ राजयोग बन जाएगा। ये नियम बहुत आसान है। इस नियम में आपने ये देखना है कि जो आपका अमात्य कारक सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो चंद्रमा के साथ अगर लगन पे बैठा है तो भी ये बलिष्ठ राजयोग बन रहा है,
अगर चंद्रमा के साथ नहीं बैठ रहा लेकिन चंद्रमा के राशि के नाथ के साथ बैठ रहा है, अमात्य कारक, आत्मकारक नहीं, अमात्य कारक, यानी कि आपका सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट। तो सर मेरा मून है और वो अपनी राशि में है मून, और सन है जो आत्मकारक है वो लगन में है, तो नहीं बना। रत्नापुरी जी, ऐसा है, मैंने आप लोगों को इतना ज्योतिष तो सिखा दिया है कि कुंडली में आप हेर फेर कर सके, तो राजयोग को बनाने के लिए आप उसे ऊपर उठा के ले जाइए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ चेंज करके, टाइम ऑफ बर्थ चेंज करके, पीटीआर करके। हाँ जी, प्रकाश चंद पांडे साहब बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि अगर चंद्रमा ही अमात्य कारक हो तो फिर वह कैसे चंद्रमा के साथ बैठेगा सर? नहीं, तो अगर चंद्रमा ही अमात्य कारक है तो आपने जैसे यहाँ देखा कि उनके कुंडली में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, तब भी प्रभाव पूरा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में आपने क्या देखा था कि चंद्रमा का जो राशीश है, आप लोगों को पीछे के उसमें मैंने आपको बताया था कि पुत्र कारक का संबंध अगर बने। अब ये इनकी डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में क्या हुआ, देखिए कुछ बातों को आप नकार नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडस्ट्रीज के एक हॉन्चू, मतलब जिसे कहते हैं कि ही इज एन आइकॉनिक लीडर इन द इंडस्ट्री, नॉट ओनली in the services industry, hotel industry, and also in the real estate. So he has had multiple tasking that he has done. He has gone up to a very high level in industry. He has a good deal of money. तो उसको हम नकार नहीं सकते। Then he was the president of the United States for a term, for one single term. वो one single term में रहे, इसका मतलब 4 साल वो बादशाह रहे। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि उनकी कुंडली में क्या हुआ है कि जो आपका चंद्रमा का राशीश है, चंद्रमा जो का राशिश कौन है, मंगल। मंगल कहाँ बैठा है, लगन पे बैठा है। अब ये मंगल एडिशनली पुत्र कारक भी है। चूंकि ये पुत्र कारक भी है तो वो दोनों राजयोग इसने फॉर्म कर दिए, बीइंग ए पुत्र कारक एंड बीइंग द राशिश ऑफ द चंद्रमा। तो ये बहुत पावरफुल राजयोग बन गया। इसीलिए आप देखिए कि वो ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन के प्लैनेट बने। इसका मतलब उनको ना बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से पब्लिक उनको जो है वोट डिगा नहीं पाई। मतलब जिस समय अनपॉपुलर वोट इतना ज्यादा हो गया था, इतने ज्यादा मेंस बन रहे थे, इतना आर्सन हो रहा था, इतना ज्यादा उनके अंगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था उनके प्रेसिडेंसी को लेकर, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी डिगे नहीं, इस बात से बिल्कुल भी शर्माए नहीं, और वो हमेशा बिल्कुल खड़े रहे। और 3 महीने के अंदर में उन्होंने जो है सबसे पहले तो मदर ऑफ ऑल बम्स छोड़ दिया 98 kg का वहां अफगानिस्तान में, और 5 महीने के अंदर में उन्होंने, चौथे महीने और 5वें महीने में उन्होंने 8 मुस्लिम कंट्रीज को टूरिस्ट वीजा डिनाई कर दिया, उनके अमेरिका आने में रोक लगा दी, इसमें सूडान भी एक था। 8 नेशंस को, जो कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इमिग्रेशन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उनको मतलब लोअर कोर्ट में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, में वो अमेंडमेंट लेके आ गए, 18732 अमेंडमेंट जो लेके आए। अमेंडमेंट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई, मतलब वो डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाया। दूसरा, आउटसोर्सिंग को उन्होंने एकदम बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी आउटसोर्सिंग करोगे तो वहां पे टैक्स पड़ेंगे, तुम जिस फायदे के लिए आउटसोर्स कर रहे हो इंडिया में और दूसरे फिलीपींस में, दूसरे कंट्रीज में, और अपने अमेरिकन को तुम जॉब नहीं दे रहे हो, तो उसमें क्या है कि उसमें तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लग जाएंगे। तो उसको भी उन्होंने, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलैरिटी गेन करने लगे। हाँ शिवांगी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी आपसे कि यदि आत्मा कारक स्वयं खुद मून ही है। आत्मा कारक नहीं होता, आत्म कारक होता है, क्योंकि आत्मा तो सोल है। आत्म कारक का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि जो आपको बताता है। ये असल में न कुछ ऐसे वीडियोस ऐसे चल रहे हैं मार्केट के अंदर जिसमें जो है वो लोग उसको आत्मा कारक कह देते हैं। तो शिवांगी, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऋषि जैमिनी ने उसको आत्म कारक बोला है। आत्म कारक मतलब आत्म मीन्स स्वयं। आप मेरी स्टूडेंट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप बाहर की होती, आउटसाइडर होती, गेस्ट होती, मैं आपको करेक्ट नहीं करता। सर ये जो आत्म कारक है, यदि ये स्वयं मून हो और ये लग्नेश के साथ ही बैठा हो, तो क्या वो फर्स्ट वाली कंडीशन लगेगी सर इसमें? बिल्कुल लगेगी। और सर दूसरा इसमें यदि
जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है यदि वो कंबस्ट हो तो उसका भी कुछ नियम है? देखिए शिवांगी, कंबस्शन के बारे में ऋषि जैमिनी को जो इंटरप्रेट किया है हमारे इन्होंने पंडित संजय दत्त ने, उन्होंने कहा है ऋषि जैमिनी ने तो 3 डिग्री का कंबस्शन दिया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो जिनके भी आत्मकारक और अमात्य कारक कंबस्ट होते हैं 2 डिग्री 40 मिनट, 2 डिग्री 30 मिनट, तो भी वो पूर्ण फल उनके जीवन में उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो उसका मतलब है कि प्राइमरली कंबशन को हम जैमिनी में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि मैंने आपको ना सेलिब्रिटीज हॉरोस्कोप में दिखा दिया। एक मिनट में देखता हूँ, मेरे पास एक कुंडली भी होगी जिसमें कि आत्मकारक अमात्य कारक बहुत ज्यादा कंबस्ट होगा। एक मिनट। सर मतलब आत्मकारक गुरुजी यदि खुद स्वयं मून है और वो लग्नेश के साथ बैठा है तो भी हमारा फर्स्ट वाला रूल लग जाएगा? मतलब लगन पे नहीं बैठा है पर लग्नेश के साथ बैठा है तो भी हम उस चीज को फॉलो करेंगे? वैसे तो कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि कोई भी राजयोगा, योगा इज अ योगा मीन्स मोर देन 1 प्लैनेट। राजयोगा का मतलब है कि उसमें युति होनी चाहिए, तो 2 प्लैनेट्स होने चाहिए। लेकिन जो हमारा अनुभव कहता है, अभी मैंने डोनाल्ड ट्रम्प की हॉरोस्कोप में जैसा आपको दिखाया कि उसका पुत्र कारक भी वही है जो कि चंद्रमा का राशि है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को डोनाल्ड ट्रम्प की अनसेंटल मंगल अच्छा नहीं होता अगर, तो वो व्यक्ति कभी भी इतना एस्पिरेशंस में नहीं आता। क्योंकि हम जो है ना पाराशरी के जो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लगन जो है कुंडली की, लगन और लग्नेश और लगन पे पड़ने वाले इन्फ्लुएंस कुंडली के धुरी होते हैं, वही आदमी को एस्पिरेशन देते हैं, वही आदमी को राइज देते हैं। अगर वो मंगल इतना सक्षम नहीं होता, मंगल पुत्र कारक की तरह बिहेव ना कर रहा होता, क्योंकि प्रेसिडेंसी ऑफ यूएस के लिए आदमी को डिवाइन हेल्प की जरूरत होती है, जो डिवाइन हेल्प का प्लैनेट पुत्र कारक है और साथ में वो चंद्रमा का राशि है, तो वो दोनों एक सिंगल प्लैनेट। योग तो नहीं बना राजयोग के हिसाब से, राजयोग का मतलब होता है, योग का मतलब युति 2 ग्रहों की, किंतु इसका प्रभाव पूर्ण पड़ा है। तो बात समझ गए? आपको ना टेक्निकल बात भी समझनी होगी और उसके प्रभाव के बात को भी समझना होगा। तो बात तो टेक्निकल ये है कि जब भी आप राजयोग बोलेंगे तो राजयोग का मतलब इट इज मोर देन 1 प्लैनेट, एंड योग का मतलब होता है युति, योग का मतलब होता है प्लस प्लस जुड़ना। लेकिन यहाँ पे वो क्या है कि सिंगल प्लैनेट हो गए हैं। लेकिन हम जो है प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि वो सिंगल प्लैनेट ने भी अपना पूर्ण प्रभाव दिया है। अब मैं आपको ना एक कुंडली में दिखाता हूं कि जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें आत्मकारक अमात्य कारक का जो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, किसकी कुंडली में था? डिग्री चेंज करके बना दो। नहीं, मेरे बनाने से नहीं होगा, क्योंकि हमें ना इसको हमें जो है देखना होता है। मेरे चेंज कर देने से तो बात जमेगी नहीं जनाब। देखिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये सज्जन जो है आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, और इनके आप देखें आत्मकारक इनका मंगल है और अमात्य कारक इनका गुरु है। मंगल और गुरु का जो आपस में दृष्टि का संबंध बनता है आत्मकारक अमात्य कारक का। ये IAS ऑफिसर काफी सीनियर लेवल पे रहे और इनका
ये चीफ मिनिस्टर हरियाणा के भी प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। इसमें सिर्फ जो आपको कंबशन जो आपको दिखाई पड़ेगा, कंबशन आपको डीप कंबशन आपको सूर्य और शुक्र का दिखेगा। हमें देखना है कि शुक्र इनका मातृकारक है और पुत्र कारक इनका सूर्य है। तो पुत्र कारक से मातृकारक का कंबशन हो रहा है, लेकिन माता इनकी लंबी आयु तक जीवित रही और बहुत ही इंटेलिजेंट महिला थी। मैं इनकी माता जी से भी वाकिफ हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप अगर एक बात गौर करें कि जो मातृकारक का संबंध आपके चौथे भाव से भी होता है, मातृकारक का संबंध होता है कि फोर्थ हाउस से आने वाले जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वो सब हैं, तो वो सब भी ईश्वर की दया से इनको काफी ब्लेसिंग्स हैं उसकी। और चतुर्थ भाव से ही कॉरोनेशन देखा जाता है, राजगद्दी भी देखी जाती है। तो चतुर्थ भाव का ये इंडिकेटिव प्लैनेट है वीनस। तो आप देखें ना, जो आदमी चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट में इकोनॉमिक अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हों, तो वो एक राजगद्दी पे तो बैठते ही रहे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना वर्ल्ड बैंक का, वो भी राजगद्दी पे बैठना है। तो आप देखिए कॉरोनेशन की तरह से, तो वीनस जो है वो इतना बैडली कंबस्ट है। वीनस इनका 1425 का है और सूर्य इनका 1405 का है। 1405 और 1425, आप देखिए इनके दोनों के बीच में सिर्फ कुछ मिनट का, 20 मिनट का अंतर है। लेकिन आप देखिए शुक्र मातृकारक होकर माता को लंबी आयु दी और माता को बहुत विदुषी महिला बना है, यानी कि बहुत लर्नेड महिला बना है। इसके अलावा चतुर्थ हाउस से आने वाली जो हायर लर्निंग है वो इनको दी, और चतुर्थ हाउस से आने वाला डोमेस्टिक पीस, हैप्पीनेस और जो मान सम्मान जो सोसाइटी के अंदर मिलता है वो भी इनको मिला। ये तो अब आप समझ गए। जो कंबशन वाला जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न के उत्तर में किसने पूछा था कंबशन को लेकर? सर मैंने पूछा था, शिवांगी। अब आप देख रहे हैं मैं कितनी जल्दी भूल जाता हूँ। सर मैंने पूछा था शिवांगी। मैं समझ गया, मैं भूलता कितना हूँ। आप देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा था कि आपने पूछा, मुझे लगा डॉक्टर विनयशील ने पूछा। नहीं, आज डॉक्टर विनयशील तो आज दिखाई नहीं दिए क्लास में सर। वो कहीं ना कहीं छिपे होंगे। नहीं सर, मैं देख रहा था, दिखाई नहीं दिए। नहीं तो कोई न कोई प्रश्न मिजाइल के रूप में आ लेता उनकी तरफ से। लैपटॉप के नीचे तो नहीं है? अच्छा जी, ऐसा है कि अब मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। ईश्वर आप सब लोगों को बहुत अच्छी, थैंक यू सर, बहुत अच्छी नींद आए और आप सुबह को बहुत तरोताजा उठें। मेरा आशीर्वाद आप लोगों को हो। अब आप लोग जो हैं, जो मैंने आप लोगों को भेजे हैं उसको आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आरूढ़ हम कल करेंगे। एक तो भाव आरूढ़ को पढ़ लीजिएगा, दूसरा आप जो है आरूढ़ का ये फलादेश 1 को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें फलादेश 1 के बाद में फलादेश 2 आएगा, 3 आएगा। जब आप पहला पढ़ेंगे तभी तो आप 2 और 3 पे जाएंगे, है ना? तो ये तो हम कल फिर हम मिलते हैं 7:30। थैंक यू सो मच। नमस्कार।